आप सुन रहे हैं गोआ गलाटा उपन्यास का भाग 3। तुम पीछे कामले बोला। क्या नाम बोला था? बद्रीनाथ। ठीक। जीत सिंह ने बड़े कठिन भाव से सहमति में सर हिलाया। अपने बॉस को बोलना। मेरा अपने भाई की सोच समझ पर, खुद मुख्तारी पर कोई जोर नहीं। वो आज्ञाकारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मामले में वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करने वाला। वो मेरी क्या किसी की नहीं सुनने वाला। वो आदर्शवादी सत्यवादी नौजवान है। धमकियों से उसे डिगाया नहीं जा सकता। मौत का खौफ दिलाकर उसे उसके आदर्शों से हिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जानता है कि अंतिम जीत सत्य की होती है। ये बात अपने बॉस को समझा सकोगे तो उसकी सही खिदमत करोगे, समझे? वो नहीं समझेगा। जी सिंह होठों में बुदबुदाया। ऐसा है तो मुझे तुमसे हमदर्दी है। हमदर्दी अपने भाई को दिखाना। मैं बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन तुम भी हकीकत को नहीं झुठला सकते। वो ढिठाई से बाज नहीं आएगा। अपनी जिद नहीं छोड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। क्या होगा? मारा जाएगा। मारा जाएगा तो फ़र्ज़ की राह पर जान देने वाला वो पहला नहीं होगा। जान को जोखिम पे डालकर बहुत शख्स ने अपनी जान गंवाई है। फ़र्ज़ की राह ऐसे शख्स को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होती है, समझे? ये ख्याली बातें हैं। हकीकी ज़मीन पर कदम रखो भीड़ू। फिर बोलता हूँ, अपने भाई को समझाओ। बस करो और निकल लो यहाँ से। लगता है मेरे को फिर आना पड़ेगा तुम्हें समझाने। आना और पिज़्ज़ा खा के जाना। अब बिल भी मत देना, समझे? जाओ यहाँ से। पिटा सा मुँह लेकर जीत सिंह वहाँ से रुखसत हुआ। वो वापस रेमंड हाउस बैगेंजा एंटरप्राइजेस के ऑफिस में लौटा। फिर लॉरेंस बैगेंजा के रूबरू हुआ। बड़ी जल्दी लौट आया। कुछ करके आया या नहीं? जीत सिंह ने संजीदगी से इनकार में उत्तर हिलाया। मेरे को हथियार मांगता। क्या? हथियार बोले तो ताकत। हथियार बिना मैं कमज़ोर। ताकत बनाने का। क्या चाहिए? वो लगता है मुझे तू पिट के आया है। पिट के लौटा है अपना नवा एनफोर्सर। पिट कर नहीं लौटा। वैसे वो भी हो सकता था। सारा किरकिरी हुई, बोला तो फेस लूज़ किया। अभी मेरे को वापस गेन करने का। क्या करेगा? कहीं हथियार बंद होकर वापस जाने का इरादा तो नहीं? यही करने का मेरे को। गुड। काफ़ी डेयरिंग भीड़ू है। ठीक पहचाना मैं तेरे को, बद्री। आल्सो नोन एज जीत सिंह। अभी मैं श्योर कि कुछ कर गुजरेगा। देता भी। उसे मेज़ का एक दराज खोला, उसमें से गन निकालकर जीत सिंह के सामने मेज़ पर रख दी। पिस्टल है, शॉर्ट बेलर, लाइट वेट, 32 कैलिबर, आसानी से पॉकेट में आ जाने वाली, और साथ में एक एक्स्ट्रा मैगजीन। उठा इसे। जीत सिंह ने दोनों चीज़ें उठा ली। अब अपना बदरी हथियार बंद, हथियार ताकत, समझा? यस बॉस। और क्या मांगता? बोल। और कुछ नहीं बॉस। एक गाड़ी चाहिए। बॉस अपने पास हो तो बोले तो वांदा नहीं। ठीक है। रिवर रोड के नॉर्थ एंड पर एक कॉटेज है जो उजाड़ है, खाली पड़ा है। मेरी प्रॉपर्टी है। उसके बाजू में एक डबल गैराज है जिस पर एक चरमराता सा लकड़ी का फाटक है। उस पर ताला है। चाबी साला इधर था पर पता नहीं किधर गया। मिल नहीं रहा। बट यू आर अ लॉकमैन, तो ताली चाबर मास्टर है ना। मामूली ताला है, तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। एक झटका मारेगा तो खुल जाएगा। भीतर 2 कार, एक ऑल्टो एक वैगनार। दोनों की चाबी इग्निशन में है। टॉनी बोलेगा तेरे को कौन सी तेरे वास्ते फिट। टॉनी? हाँ, तेरे साथ जाएगा ना कॉटेज दिखाने, गैराज दिखाने और गाड़ियाँ दिखाने। ओह, बोलेगा तो तेरे को ड्राइव भी करेगा, पर मेरे को ड्राइवर नहीं मांगता। ठीक है। टॉनी और बदरी वो नॉर्थ एंड पर स्थित कॉटेज पर पहुंचे। कॉटेज के आगे एक कंपाउंड था जिसका गेट टूटा हुआ था। खुद कॉटेज भी बाहर से देखने पर खस्ता हाल ही जान पड़ता था। उसके बाजू में जो कथित गैराज था वो लकड़ी का साइबान था जिस पर फाटक फिट था। ताला बहुत ही मामूली निकला, एक ही झटके से खुल गया। भीतर जो गाड़ियाँ थी दोनों ही पुरानी थी। वैगनार अच्छी कंडीशन में है, टोनी ने उससे बोला। कैसे मालूम? मैंने दोनों चलाया है ना। तो ठीक है, फिर वैगनार ही सही। दोनों ने गाड़ी बाहर निकाली तो जीत सिंह ने फाटक बंद करके उस कुंडे में ताला पिरो दिया। उसने उसको ऊपर से झटका दिया कि वो बंद हो गया। जीत सिंह टोनी के साथ वैगनार में पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। रिवर रोड, आदर्श फास्ट फूड पॉइंट, मालूम? रिवर रोड वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। 5 मिनट में वैगनार आदर्श के सामने पहुँच गई। टोनी को कार में बैठा छोड़कर जीत सिंह फिर भीतर दाखिल हुआ। भीतर हॉल में तब भी सन्नाटा था।
खाली आशीष पाटिल बाजू के लंबे सर्विस काउंटर के पीछे खड़ा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। जीत सिंह करीब पहुंचा तो उसने सिगरेट को एस्ट्री में झोंका। तनिक हतप्रत भाव से बोला, फिर आ गए? बोल के गया था ना कि लौट के आऊँगा समझाने के लिए। खुद कुछ नहीं समझोगे? अभी देखते हैं ना कौन क्या समझता है। ये ठिया साला खाली ही रहता है। ये टाइम अभी सिनेमा में नून शो ख़त्म होगा तो रश होगा। ठीक, अभी क्या मांगता? मालिक को बुला। क्यों? अरे मेरे को समझने समझाने का गेम आगे बढ़ाने का ना। कामले साहब ने पिछली बार तुम्हारा बहुत लिहाज किया, लगता है तुम्हें उस लिहाज की कोई कदर नहीं हुई। पाटिल ने मोबाइल निकाल कर नंबर पंच किया और उसमें कुछ बोला। आता है बॉस। फिर फ़ोन वापस जेब के हवाले करके वो बोला, वेट करता। विष्णु कामले वहाँ पहुँचा। जीत सिंह को देख कर उसे नेत्र से कोड़े। क्या चाहिए तुमको? पिछली बात ही आगे बढ़ाना मांगता। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वांदा नहीं, वक्त ही है मेरे पास, पर मेरे पास नहीं है। तो बात जल्दी फिनिश करने का ना। अपने भाई को बोलता कि बिग बॉस की मुखाफलत से बाज आ जाए। नतीजा जानता है तो भाई से पहले साला तुम ढेर होएगा। कर फूंक मार के उड़ा मेरे को। ना उड़ा पाया ना तो फिर स्टाफ को बुलाता हूँ। इस बार मैं तेरा कोई लिहाज नहीं करूँगा। लिहाज नहीं मांगता मेरे को, मैं तैयार इस बार। क्या तैयार है? तोप ले क्या आया है? यही समझ लो। जीत सिंह ने बड़े निर्विकार भाव से गन निकालकर हाथ में ली। कामले सन्नाटे में आ गया। जीत सिंह ने कंखियों से देखा कि पाटिल ने पेप्सी की बोतल गर्दन से थाम ली थी और वो उसे जीत सिंह पर फेंक कर मारने पर आमादा था। जीत सिंह ने फायर किया। गोली पाटिल के सर के ऊपर से गुजरी और पीछे शेल्फ के शीशे से टकराई। पाटिल ने घबराकर बोतल हाथ से छोड़ दी और डरे हुए भाव से उसकी ओर देखने लगा। यहाँ गोली चलाता है? ठहर जा साले। क्रोध से कांपता कामले जीत सिंह पर झपटा। गोली की आवाज़ सुनकर स्टाफ हॉल में जमा होने लगा, लेकिन जो नज़ारा उन्हें सामने दिखाई दिया उसकी रूह में किसी की करीब फटकने की हिम्मत नहीं हुई। सब सहमे से परे खड़े देखते रहे, बितर बितर कभी जीत सिंह को तो कभी कभी अपने एम्प्लॉयर की ओर। जीत सिंह ने कामले को करीब आ जाने दिया, फिर गन वाला हाथ घुमाया। गन की नाल जोर से कामले की कनपट्टी से टकराई और वो चकरा कर वहीं ढेर हो गया। जीत सिंह ने एक सावधान निगाह पाटिल पर डाली। पाटिल हक बकाया सा सब नज़ारा कर रहा था। क्या? उसकी तरफ गन वाला हाथ हिलाता जीत सिंह बोला। पाटिल ने अपने होठों पर जबान फेरी, बेचैनी से पहलू बदला और परे देखने लगा। जीत सिंह ने वापस कामले की तरफ तवज्जो दी। बोले तो पुलिस को अभी बुलाएगा या मेरे जाने के बाद? कामले ने जवाब नहीं दिया। वो उठकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। पुलिस आएगा तो क्या बोलेगा मालूम? कामले खामोश रहा। बोलेगा भूचाल आया। साला भूचाल डैमेज करके गया। आंखों से नफरत के शोले बरसाता कामले खामोश खड़ा रहा। भूचाल गोली चलाता है? पाटिल हिम्मत करके बोला। गोली किधर चला? किधर है? किसको लगा साला? पाटिल फिर पड़े देखने लगा। मेरी बात सुन श्याने, जो पहले मैं बोला वो कर की, और वही बोल इसके भाई को करने को। जो बिग बॉस मांगता है उसको फॉलो कर। भाई को समझा, वरना प्रॉब्लम क्या? कामले खामोश रहा। वरना 2 दिन बाद फिर आता है और इधर बड़ा भूचाल लाता है। नेक्स्ट टाइम साला सब फोड़ देगा, तुमरे को भी। कोई बड़ी बात नहीं जब आँख अस्पताल में खुले या ना ही खुले, फिर तुम्हारे भाई को भी देखेगा। तू और कौन? कामले नफरत भरे लहजे से बोला। मैं और सिर्फ मैं। देखना आसानी से नहीं बच पाएगा तो साला मुश्किल से बचेगा। क्या वांदा है? ब्रैगेंजा सब सेट करेगा। प्रॉब्लम किधर है साला? कामले से जवाब देता ना बना। मैं आता रहेगा 2 दिन बाद भी, उसके बाद भी। हर टाइम पहले से जास्ती गलाटा। मगज़ में कुछ है तो नहीं मांगता होएगा। नेक्स्ट विजिट पर मेरे को गुड न्यूज़ देना कि मगज़ जी ने काम किया। जैसे बिग बॉस मांगता है वैसे भाई को समझाया, लेसन दिया, समझे? दांत किटकिटाता कामले उस पर झपटा। गन भूल गया बीड़ू? कामले को तत्काल ब्रेक लगी। 1 बुलेट साला, 1 बुलेट और फिनिश। मांगता क्या? कामले ने जोर से थूक निकली। जीत सिंह ने एकाएक उसके पेट पर एक वजनी घूसा रसीद किया। कामले के मुंह से यूं आवाज़ निकली जैसे गुब्बारे में से हवा निकली हो। उसने दोनों हाथों से पेट थामा और दोहरा होकर फर्श पर उखड़ू बैठ गया। उसकी सूरत पर ऐसे भाव आए जैसे बेहोश होने जा रहा हो। आंखें फाड़ फाड़ कर पूरा स्टाफ नज़ारा देख रहा था। पाटिल का भी वही हाल था। बेहोश तो कामले नहीं हुआ, लेकिन उसकी सांस धौंकने की तरह चली। तभी प्रवेश द्वार खुला।
एक युवती ने भीतर कदम रखा। उसकी निगाह ने सामने का नज़ारा किया तो वो वहीं दरवाजे के भीतर ठिठक कर रह गई। जीत सिंह ने गन तत्काल वापस जेब में हवाले की, हाथ बढ़ाकर कामले को थामा, उठाकर उसके पैरों पर खड़ा किया। वो फिर दरवाजे की तरफ घूमा और नाहक मुस्कुराया। क्या हो रहा है ये सब? पीछे ऑटोमेटिक प्रवेश द्वार बंद हुआ तो उसके साथ बाहर से आती चमकीली धूप की रोशनी भी बंद हो गई। पहले चमकीली रोशनी पीछे होने की वजह से भीतर हॉल की तरफ से युवती साई की मानिंद दिखाई दे रही थी। अब हॉल की सीमित रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो जीत सिंह ने साफ पहचाना, लारा रेबेलो। वहाँ उस फास्ट फूड जॉइंट में उम्र में 24-25 साल की नीली आंखों वाली वो युवती इतनी हसीन थी कि फिल्म स्टार जान पड़ती थी। उसके बाल बड़े फैशनेबल ढंग से कटे हुए थे, जिनमें लाल डाई से रंगी एक लट उसके चेहरे पर लहरा रही थी। वो एक टखनों तक आने वाली प्रिंट के डिज़ाइन वाली स्कर्ट और उसके साथ काला ब्लाउज पहनी थी। गले में उसने ढीले ढाले ढंग से पीले रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। कोई तब्दीली जीत सिंह को उसमें नहीं दिखाई दी, सिवाय इसके कि जिस्म जरा भारी हो गया था, लेकिन इस वजह से वो अब ज़्यादा सेक्सी लगती थी। मुंबई में ग्रांट रोड के बिग बॉस नामक बार में उसने लारा को पहली बार देखा था, जबकि उसके परिचित केकी मिस्त्री नाम के एक युवक के साथ वो वहाँ पहुँची थी। उनकी बदकिस्मती थी कि तभी वहाँ बोनी जाधव नामक प्लेबॉय छवि वाला युवक बैठा था, जो पक्का बेवड़ा था, ऊपर से एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर था। बाप उसका लेबर लीडर था, गोदी कर्मचारियों का नेता था, और मामा मधुकर राव सांवले उसी मराठा मंच पार्टी का एमपी था जिसका सदर बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर था, जिसकी वजह से ही वो जला वतन था। उस नामुराद शख्स को लारा एक ही निगाह में ऐसी भा गई थी कि वो बिना किसी शर्म लिहाज से पंजे झाड़ कर उसके पीछे पड़ गया था। उसकी वहशत का ये हौलनाक नतीजा निकला था कि उसके हाथों बोनी जाधव का खून हो गया था। नशे में वैसे ही उसने लारा को भी शूट किया था, लेकिन उसकी किस्मत थी कि वो गोली खाकर भी बच गई थी। अपने सामने दो अचेत शरीर देखकर बोनी जाधव के होश उड़ गए थे और पनाह मांगता वो अपने रसूख वाले एमपी मामा मधुकर राव सावले की शरण में पहुंचा था। तब वहां खबर पहुंची थी कि लड़की जिंदा थी और बोनी जाधव के खिलाफ चश्मदीद गवाह थी। तब नेताजी का हुक्म हुआ कि उनका ट्रबल शूटर दिलीप भालेकर उर्फ बड़ा बाटाटा लड़की की ज़बान को ताला लगाए। बड़ा बटाटा ने लड़की को अपने कब्जे में कर लिया। उसने उसे पहले ड्रग एडिक्ट बनाया, फिर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लगाया और फिर उसे मरगांव पहुंचा दिया। जीत सिंह के जहन पर मरगांव की सेंट एंथोनी चर्च रोड पर स्थित उस 4 मंजिला इमारत का अक्स उभरा जिसमें वो चकला चलता था, जहां और बाइयों के साथ लारा भी जबरन बाई बना दी गई थी और जहां से उसने लारा को निजात दिलाकर अपने अधिकार में लिया था। मरगांव से जीत सिंह उसे एडुआर्डो के घर वालपोई ले गया था, जहां एडुआर्डो ने लारा के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम किया था और कैसेट मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, एक्सप्रेस नामक अखबार को और मराठा मंच पार्टी की विरोधी पार्टी के सुप्रीमो को भेजे थे। लारा के हाथ से निकल गया होने से और उसके बयान की रिकॉर्डिंग वजूद में आने से मुंबई में ऐसा हाहाकार मचा था कि बोनी जाधव का बाप छगन जाधव पूना में मारा गया था। खुद बोनी जाधव कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया था और बाद में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। एमपी मधुकर राव सांवले को उसी के विश्वास पात्र ट्रबल शूटर बड़ा बटाटा ने उसके घर पर शूट कर दिया था और खुद गिरफ्तार हो गया था। लारा रेबेलो तब एक लंबा अरसा डी एडिक्शन सेंटर में रही थी, जहां से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर चुकने के बाद वो गोवा चली गई थी। कहाँ? ज़रूर पेरने में, जहाँ की उसकी माँ रहती थी, लेकिन वो तो उसके सामने खड़ी थी, वो तो पोंडा में थी। कैसा इत्तेफाक था। तकदीर के धकेले वो वहाँ पहुँचा था और वहीं उसे लारा रेबेलो दिखाई दे गई थी। व्हाट द हेल, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? कामले ने दरवाजे की तरफ निगाह डाली और फिर हाँफते हुए जीत सिंह की तरफ उंगली उठा दी। लारा की निगाह जीत सिंह पर पड़ी और उसकी आंखें फैल गई। तुम यहाँ? पहचाना मेरे को? मेरा लाइफ सेव किया तुम, कैसे भूल जाने का? मैं साला लुक चेंज किया फिर भी पहचाना? हाँ, फिर भी पहचाना बराबर। उम्मीद नहीं थी कि कभी मुलाकात होगी। हाँ, मेरे को भी। जीत सिंह ने विष्णु कामले की ओर संकेत किया। तुम्हारा वाकिफ जान पड़ता है? वाकिफ? वो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड का बिग ब्रदर। क्या शादी कर ली? हाँ, विष्णु जी का छोटा भाई हेमंत मेरा हस्बैंड। अमल, लारा नहीं, लारा कामले हूँ। ऐसा? तो इंजीनियर हेमंत कामले तुम्हारा हस्बैंड?
इस फास्ट फूड जॉइंट का मालिक विष्णु कामले तुम्हारा जेठ? सगा? हाँ। फिर तो ठीक नहीं हुआ। क्या, मेरी शादी? अरे नहीं, तुम्हारे आने से पहले जो इधर हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ इधर? मेरे को मालूम होता कि विष्णु कामले तुम्हारा हस्बैंड का बिग ब्रदर तो ये तोड़फोड़ नहीं हुई होती। सब मेरी वजह से हुआ है, सॉरी। गोली चलाई है तुमने? पाटिल बोला। लारा के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। ये सब एक मुगालते के तहत हुआ। फिर बोलता सॉरी। मुगालता? बोले तो मिसअंडरस्टैंडिंग। लारा विष्णु कामले के पास पहुंची, उसका मुआयना करने लगी। आपको क्या हुआ? ठीक तो हैं आप? विष्णु कामले ने जवाब नहीं दिया। सर्विस काउंटर थामे वो हौले हौले अपने पैरों पर झूमता रहा। गॉड, आप तो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, क्या हुआ है आपको? खास कुछ नहीं हुआ, जीत सिंह व्यग्र किंतु सावधान स्वर में बोला। फर्श पे पांव फिसल गया, गिरा तो सर ठुक गया कहीं। ये झूठ बोल रहा है, ये मवाली है, गुंडा है। विष्णु कामले गुस्से से लारा की तरफ मुंह करके बोला। इस वास्ते बोलता है क्योंकि मैं लॉरेंस ब्रैगेंजा का मुलाजिम है। इस वास्ते इधर गलाटा किया, इनको ठोक दिया? लारा बोली। अभी मैं क्या बोलूं, मेरे को मालूम नहीं था कि विष्णु कामले तुम्हारा फैमिली, बोले तो क्लोज रिलेशन, हस्बैंड का बिग ब्रदर। कैसे मालूम होता साला? मेरे को सपना आना था कि तुम इधर थी, शादी बना ली। मैं तो यही समझा था कि मुंबई से निकली तो अपनी माँ के पास पहुंची होगी। मालूम नहीं था ये मेरे कौन है, मेरे हस्बैंड के बिग ब्रदर। बट यू नो नाउ। हाँ, अब क्या करने का? जीत सिंह ने इस पर विचार किया। वो नहीं करने का जैसा मुझे बोलना गया था करने को। क्या? इधर ताकत नहीं बताने का, अभी फाइनल करके बोला मैं। वो विष्णु कामले की तरफ घूमा। जो हुआ उसे भूल जाने का भीड़ू। विष्णु कामले ने उपेक्षा से उसकी ओर देखा। लारा, तुम इस मवाली को कैसे जानती हो? वो लंबी कहानी है। आप समझिए कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो इनकी वजह से, नहीं तो मैं कब की मर खप गई होती। अच्छा? हाँ। विष्णु कामले ने संदिग्ध भाव से जीत सिंह को घूरते हुए बोला। लेकिन मैं अब क्या करूं? इसने इधर गोली चलाई, इतना नुकसान किया, इतना डैमेज किया, भूल जाऊं सब? जो हुआ सो हुआ, मैं बोले तो भूल जाने में ही भलाई है। जीत सिंह बोला। इतने नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं, ब्रैगेंजा करेगा नहीं और मेरी हैसियत नहीं। तूने मुझ पर एकाएक हमला किया, धोखे से वार किया, मैं भुगत सकता हूँ तेरे को। ज़रूर, पर अभी मैं अमन मांगता। मैं नहीं तो लारा का लिहाज कर बीड़ू, बल्कि सच्ची बोले तो अपना लिहाज कर। क्या बोला? बॉडी को जास्ती डैमेज हो सकता है, शीशे नवे आ जाएंगे, पर बॉडी बोले तो प्रॉब्लम होएगा। विष्णु कामले ने आंखों में कहर भरकर जीत सिंह को देखा। भाव नहीं खाने का बाप, सॉरी बोलता ना? इतना गलाटा करने के बाद समझता है सॉरी बोल के बच जाएगा? अब बस भी कीजिए, ये कह तो रहा है, इसे नहीं मालूम था कि आप मेरे करीबी थे, हेमंत के ब्रदर थे, और फिर इसकी सॉरी के पीछे जो मतलब है उसे पकड़िए। ये अब हमारी तरफ है, ठीक? लारा ने जीत सिंह की तरफ देखा। जीत सिंह ने भी हिचकिचाते हुए हामी भरी। देखा, अब यही आपको ब्रैगेंजा से सेव करेगा। जीत सिंह हड़बड़ाया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तत्काल इरादा बदल दिया। ये करेगा, ये तो ब्रैगेंजा का नया चमचा है, उसके लिए काम करता है। हाँ करता है, पर मेरी भी कोई मर्जी है, चॉइस है। अब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि लारा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे इस मुलाहिजे से भी एतराज़ है। अब जाओ यहाँ से और कभी वापस इधर कदम नहीं रखना। अभी तो ख्यालों की दुनिया में है ये भीड़ू। मैं कदम नहीं रखूँगा तो कोई और रखेगा। मैं अकेला आया, और कोई आएगा तो 10 भीड़ू को साथ लाएगा, फिर क्या करेगा? तब भी यही बड़ा बोल बोलेगा जो अब बोल रहा है। उससे जवाब देते नहीं बना। खैर, नहीं मनाता कि इत्तेफाक से मैं लारा का वाकिफ़ निकल आया, तो अगला भीड़ू आएगा, वो भी क्या लारा का वाकिफ़ निकल आएगा? उसने बेचैनी से पहलू बदला। जीत सिंह, ठहरो, लारा ने बोला। जीत सिंह? इसने तो अपना नाम बद्रीनाथ बताया था। किसी ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या करूं ठहर के? तुम्हारा भीड़ू तो सुलह के मूड में नहीं है। आ जाएंगे मूड में, मैं बात करती हूँ ना। इस वक्त इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो चोट पहुँची है उसे सहलाने की ज़रूरत है। मैं करती हूँ ये काम, तुम अभी जाओ, लेकिन थोड़ी देर में वापस आना। आ जाऊँगा, लेकिन तेरे इस करीबी का फेवरेट नहीं बन पाऊँगा, मालूम मेरे को।
अच्छा वो सब देखेंगे, अभी जो बोला वो करने का, लौट के आना थोड़ी देर में। 2 घंटे के बाद। ठीक है, तब शायद हेमंत भी यहाँ आ जाए। मेरा हस्बैंड हो तब वो यहाँ होगा? हाँ हो सकता है, मैं यहाँ हूँ तो आता है कभी कभार, आज मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है। 2:15 के करीब जीत सिंह आदर्श में वापस लौटा। उस वक्त वहाँ भरपूर रौनक थी, हर कोई। आशीष पाटिल भी बिजी था। दाएं बाजू में बूथ थे जिसमें से एक में लारा अकेले बैठी थी। विष्णु कामले उस घड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो लारा वाले बूथ पर पहुंचा और लारा को देखकर फरमाइशी ढंग से मुस्कुराया, फिर सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा हस्बैंड? अभी नहीं आया। आएगा? क्या पता, हो सकता है आ भी जाए। बिग ब्रदर नहीं दिखाई दे रहा। गुस्सा नहीं उतरा उनका। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो गुस्से में यहाँ से चले गए। कहाँ, घर? हाँ। तो तुम सब लोग इकट्ठे रहते हो? नहीं, विष्णु जी चर्च रोड के फ्लैट में अलग रहते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हडसन रोड पर रहते हैं। उसने हडसन रोड का वह पता बोला जो कि जीत सिंह ने याद कर लिया। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद लारा ने कहा, उस सुपर गैंगस्टर लॉरेंस ब्रगेंजा से हमारा पीछा छुड़ा दो जीत सिंह। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शुरबा। अपने लिए कह रहे हो? और कौन है यहाँ? ओह फिर तो बुरा हुआ। किसके साथ? अभी तो विष्णु जी के साथ। वो तो होगा, इसी बात का मुझे अंदेशा है। फिर जाहिर है हेमंत के साथ। जीत सिंह खामोश रहा। तुम्हारे पीछे मुझे मालूम पड़ा है कि तुम किस फ्राक में यहाँ आए थे। तुम समझते हो या तुम्हारा बॉस लॉरेंस समझता है कि बाजर या विष्णु जी मेरे हस्बैंड पर दबाव बनाया जा सकता है, उसे कुछ भी करने पर मजबूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। पहले तो विष्णु जी ही ऐसा कुछ नहीं करने वाले, करेंगे तो नाउमीदी ही हाथ आएगी। मेरा हस्बैंड जिस राह पर है, दुनिया की कोई ताकत उसे उससे अलग नहीं कर सकती। हेमंत कभी अपने बड़े भाई से बाहर नहीं गया, कभी उसने उनके हुक्म उधूली नहीं की। लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी है, लेकिन इस बार वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ेगा, भले ही अंजाम बुरा हो। उसकी कल्पना मैं कर भी नहीं सकती। और यही चिंता मुझे दिन रात घूम की इतना खा रही है। उसे हर अंजाम कबूल है, जिसमें यह अंजाम भी शामिल है कि चाहे मैं विधवा हो जाऊं। कहता है ज़िंदगी में हर कदम पर खतरा है, खतरों से डर कर जिंदा नहीं रहा जा सकता। किताबी बातें हैं। हाँ, लेकिन वो अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। पछताएगा। मुझे उम्मीद नहीं, पछताने वाला होता तो कदम वापस लौटा चुका होता। तभी आशीष पाटिल बूथ पर पहुंचा। कुछ सर्व करूं? बिना जीत सिंह की तरफ निगाह उठाए वो लारा से बोला। लारा ने इनकार में सर हिलाया, फिर यूं जीत सिंह की तरफ देखा जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। जीत सिंह ने हिचकिचाते हुए इनकार में सर हिलाया। बाय द वे, ये आशीष पाटिल हैं, मैनेजर विष्णु जी का जूनियर पार्टनर। हाँ मुझे पता है। हेलो, मैं बद्रीनाथ, आल्सो नोन एज जीत सिंह। वो भी अभी रांची। तुम्हारे पीछे लारा ने बहुत कुछ बोला तुम्हारे बारे में, काफ़ी पहुँचे हुए हो। जीत सिंह खामोश रहा। मैं मैडम को लारा बोला। लगा तुमको हैरानी हुई? ज़्यादा नहीं। हम लोग इधर एक फैमिली, वेरी फ्रैंक, वेरी इंटीमेट। ज्वाइन करना मांगता है? जीत सिंह की भवें उठी। अभी प्रॉब्लम हुआ ना, बॉस अभी भी भड़का हुआ है, गुस्सा थूकने को तैयार नहीं। अभी हमको जिधर से भी मिले सपोर्ट मांगता। जीत सिंह हमारे काम आएगा, हमारी मदद करेगा, लारा पूरे विश्वास के साथ बोली। क्या उम्मीद करते हो मेरे से? ब्रगेंजा यूं ही तुम्हारे हस्बैंड का पीछा छोड़ दे? बोले तो मुश्किल। यूं ही पीछा छोड़ देगा तो कैसे उसका ठेका चलेगा, उसकी ठेकेदारी चलेगी। तुम्हारे हस्बैंड की सुनी गई तो उसके लिए तो मेजर प्रॉब्लम होगी, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उस पर केस तक बन सकता है। इन हालात में उसकी तो भरपूर कोशिश तुम्हारे हस्बैंड के मुंह पे ताला लगाने की होगी। फिर क्या बात बनेगी? अगर चाहिए अपने हस्बैंड को समझा सको। बिग ब्रदर के समझाए नहीं समझता तो तुम समझाओ। क्या करप्ट सिस्टम से भिड़ने का इरादा छोड़ दे? वो नहीं जीत सकता? हाँ, ये तो नाउम्मीदी हुई। जिसकी ये राय हो वो हमारी तरफ कैसे हुआ? पहले ये बोलो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बात मानेगा? नहीं। बड़े भाई का तुमने पहले ही बोला था उसकी बात नहीं मानेगा। ठीक बोला। ऐसी जिद का क्या फ़ायदा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वो समझता है कि वो कर सकता है, गलत समझता है। तुम समझते नहीं,
ये उसके अपने किसी जाति फ़ायदे की बात नहीं है, उसूल की बात है। वो कहता है कि हर कोई मुझे क्या वाला रवैया अख्तियार कर लेगा तो सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। जुल्म और जातियों के खिलाफ आखिर किसी ने तो आवाज़ उठानी ही होगी। वो कोई मेरा हस्बैंड बनना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है? उसने जो ठानी है वो उसे उसके अंजाम तक ले जाके रहेगा। ऐसी जिद आत्मघाती हो सकती है। तुमने मुझे अभी हिंट दिया। मुझे हैरानी है तुम ऐसा कह रहे हो। तुम तो जालिमों के जुल्म के खिलाफ थे। तभी तो मरगांव में चकला ऑपरेटर डीनो पाब्लो की परवाह नहीं की, मुझे वहाँ से रिहा कराया। तभी तो इतने पावरफुल नेता मधुकर राव सावले की परवाह नहीं करी। उसके जल्लाद दिलीप से यानी कि वो बड़ा बटाटा, उसकी परवाह नहीं करी। तुमने तो पुलिस के बारे में कभी नहीं सोचा। वक्त वक्त की बात होती है। अब क्या हुआ वक्त को? अगर तुम नहीं बदल गए तो क्या हुआ है वक्त को? जीत सिंह खामोश रहा। बेटा, एकाएक हाल में कोई गुस्से में चिल्लाया, मेरा ऑर्डर किधर है? मैं साला कितना वेट करेगा? लाड़ा ने पाटिल की तरफ देखा। सहमति में सर हिलाता पाटिल घूमा और हॉल की तरफ लपका। पीछे कुछ क्षण खामोशी रही। मैं सिगरेट पी सकता? लाड़ा ने सहमति में सर हिलाया। जीत ने एक सिगरेट सुलगा ली। सुनो, हमारी मदद करो, कोई जुगत करो जो हमें मौजूदा दुश्वारी से उबारे, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये मेरी मुलाजमत का पहला दिन है, बल्कि पहले कुछ चंद घंटे। मुझे तुमसे हमदर्दी है, शुरू से थी। बड़ा बटाटा ने तुम पर जो जुल्म ढाए वो कोई असल शैतान का बच्चा ही ढा सकता था। खुदा इंसाफ हुआ जो कमीना जेल में है, लेकिन हमदर्दी अपनी जगह। इतनी जल्दी ब्रगांजा का साथ छोड़कर उससे कहर मोल लेना अपनी जगह। अभी इतना बड़ा कदम मुझे एक ऐसे शख्स के लिए उठाने को बोला जा रहा है जिसे मैं जानता नहीं, उसकी सूरत नहीं देखी। तुमने जो करना है मेरे हस्बैंड के लिए नहीं, मेरे लिए करना है। जीत सिंह ने उत्तर नहीं दिया। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लगाया। वैसे भी मैं समझती हूँ कि ब्रगांजा जैसे शख्स के लिए काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। दुनिया में बहुत सारी नौकरियाँ हैं, क्यों पतंग के गर्त में गिरना चाहते हो? है, लेकिन उन नौकरियों से 2 जून की रोटी में असर नहीं होती। कुछ क्षण खामोशी रही। उसी दौरान जीत सिंह ने सिगरेट के 2-3 कश लगाए। बाकी बचा टुकड़ा टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में झोंक दिया। उसने नोट किया कि लारा आपलक उसे देख रही थी। उसके नेत्रों में आशा का भाव अभी भी जुगनुओं की तरह चमक रहा था। जीत सिंह ने मन ही मन फैसला किया। तुम खुश हो अपने हस्बैंड के साथ? हाँ, क्यों? कोशिश करूँगा तुम्हारी खुशी बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे तरीके से तफसील से बताओ कि माजरा क्या है? क्या है असल माजरा? क्या किया है अब तक तुम्हारे हस्बैंड ने और क्या उसका आगे इरादा है? बेहतर होता तुम हेमंत की ज़बानी सुनते, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। तब तक तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। असल में हेमंत मुझसे कभी कुछ छुपाता नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि उसने राष्ट्रपति को शिकायत भेजी है या भेजेगा? वो भेज चुका है। ओह, तफसील से वो सब लिखकर भेज चुका है। बड़ा ठेका है जिसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। चौतरफा लूट मची हुई है। नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं। शुरू में हेमंत ने जब अनियमितताओं की शिकायत अपने अधिशासी अभियंता से की तो जानते हो क्या जवाब मिला? बड़ा साहब बोला, अगर अपने हिस्से से कोई शिकायत है तो साफ बोलो, हिस्सा बढ़वा दिया जाएगा। हेमंत कलपता बोला कि वो किसी हिस्से का तलबगार नहीं, तो बड़ा साहब बोला कि शिकायत की यही वजह थी, हिस्सा पहुंचेगा उसे कबूल करना, चकचक बंद करना। कमाल है। हेमंत ने मंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, लेकिन नतीजा नहीं निकला। उसकी हर शिकायत ठंडे बस्ते में डाल दी गई। उसको दबी ढकी धमकियां दी कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी दोजक बना दी जाएगी। यहाँ पे बहुत हबड़ा दबड़ी होती है, बहुत धोखा है। सरकारी माल चोरी होता है, ब्लैक में बेचा जाता है, घटिया माल लगाया जाता है। एक जगह 2 किलोमीटर की एक स्ट्रेच एलिवेटेड रोड की बननी थी, वह जहाँ स्टील पिलर्स लगाने जाने थे, लेकिन वहाँ पर आरसीसी के पिलर बना दिए गए, यानी कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। स्टील के पिलर्स की जगह ऐसे पिलर्स बनाए जाने पर आधा खर्चा आता है, लेकिन दिखाया पूरा जाता है, और सारी रकम ब्रगांजा ने हजम कर ली। अच्छा, इसके अलावा और भी पता नहीं कितने घोटाले हैं जो हेमंत को अच्छे से मालूम है। वो आवाज़ उठाता है पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन लोग बाग कहते हैं कि इसलिए आवाज़ उठाता है कि उसे मिलने वाले हिस्से से नाखुश है। झूठ है, बकवास है। वो लोग हेमंत को हिस्सा नहीं, रिश्वत देना चाहते हैं, उसका मुंह बंद करना चाहते हैं।
वो रिश्वत कबूल नहीं करता तो लांछन लगाते हैं। हेमंत ने इस बात की भी शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है। इसलिए थक कर हेमंत ने अपनी शिकायत राष्ट्रपति को भेजी कि वहाँ भी उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। वहाँ भी? हेमंत ने खास तौर से अपील की थी कि शिकायतकर्ता की शिनाख्त उजागर हो जाने पर उसकी जान पड़ा सकती है, इसलिए उसका नाम गोपनीय रखा जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय सचिवालय ने शिकायत की मूल प्रतिलिपि ही स्टेट चीफ मिनिस्टर को भेज दी, जिससे कि उसका नाम सीक्रेट नहीं रहा। अब पता नहीं क्या होगा हेमंत का। आगे होगा तो क्या होगा पता नहीं मुझे। मुख्यमंत्री के यहाँ से शिकायत आगे संबंधित मंत्री को भेज दी गई ताकि वेरिफिकेशन हो सके कि शिकायत जेन्युइन थी या नहीं। यानी बतौर शिकायतकर्ता उस पर जिस व्यक्ति का नाम दर्ज था वही वास्तव में शिकायतकर्ता था या नहीं। ये सब कुछ होने में शिकायत का और शिकायतकर्ता का इतना प्रचार हो जाएगा कि उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी होकर रहेगी। बहुत बुरा होगा उसके साथ। इस ख्याल से ही मेरा कलेजा कांपता है। हर घड़ी किसी अनिष्ट की आशंका सताती है। मैंने सुना है ऐसे केस में शिकायतकर्ता को पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराई जाती है। हाँ, लेकिन उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। हेमंत ने किया अप्लाई। जवाब पता नहीं कब हासिल होगा और कब उस पर कार्रवाई होगी। चौतरफा मिली भगत में सामने आएगी भी या नहीं। मेरे को लगता है कि वही मसल चरितार्थ होगी। खाक हो जाएंगे हम, तुझको खबर तक नहीं होगी। अरे नहीं 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 जीत, कुछ ना कुछ ज़रूर बहुत बुरा होगा। सब ठीक होगा। तुम ये बोलो कि अब जो तुमने वेरिफिकेशन करके बोला उसके सिलसिले में क्या हो रहा है या क्या होगा। मेरे ख्याल से या तो राजधानी पणजी से कोई उच्च अधिकारी आएगा या हेमंत को पणजी बुलाया जाएगा या फिर लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शिकायत की वेरिफिकेशन की कार्रवाई करने का हुक्म होगा। और ये सब अभी होगा? हुआ कुछ नहीं। कब होगा पता नहीं। अजीब बात है, सभी कुछ अजीब है। राज्य सरकार हमेशा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। फिर खामोशी छा गई। मैं अपनी ही बात करती चली गई। तुम्हारे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। पौंडा में कब से हो? कल ही आया। कल ही आए और इतनी जल्दी मुलाकात भी हो गई। वाह। कहाँ हो? होटल डैफोडिल, बोरिम रोड पर। अच्छा, और नाम बद्रीनाथ क्यों? लंबी कहानी है। अपना मोबाइल दो, एक कागज़ पर वो पता भी लिखो जो भी बताया था, लैंडलाइन समेत। लारा ने वो काम किया, फिर उसे कागज़ थमाती बोली, तुम भी अपना मोबाइल नंबर दो। मेरे पास नहीं है, जब खरीदूंगा तो मिस कॉल करूँगा। ओके। जीत सिंह की निगाह स्वयं दरवाजे की ओर उठी। वहाँ से हेमंत आ रहा था। वहाँ उस घड़ी जो युवक ठिठका खड़ा था, जीत सिंह को बताए जाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो हेमंत कामले था, क्योंकि अपने बड़े भाई से उसकी शक्ल बहुत मिलती थी। वस्तुतः उम्र के सिवाय उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। हम उम्र होते तो यकीनन जुड़वा कहलाते। तो ये था वो जुनूनी नौजवान जिसे आत्मघात से कोई गुरेज नहीं था। सुनो, एक दरख्वास्त है, लारा ने कहा। क्या? महगांव में मेरे साथ जो बीती उसका कभी भी इधर जिक्र ना करना। बड़ा बटाटा ने मेरी क्या दुर्गत की थी, भूल के भी इसका जिक्र मेरे हस्बैंड के सामने नहीं करना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। उसने मुझे देख लिया है, वो इधर ही आ रहा है, अभी मिलवाती हूँ। जीत सिंह ने सहमति में सह लाया। वो प्रतीक्षा करने लगा। अब वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि लारा की तरफदारी का मन उसने जोश में बनाया था या होश में बनाया था। बड़ा बटाटा के हाथों लारा ने बहुत दुख उठाए थे। मरगांव के चकला घर से जब उसने उसे आज़ाद कराया था तो उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। जवानी की उमंगों से भरपूर चिड़िया की तरह हर क्षण चहकने वाली लड़की को ज़बरदस्ती ड्रग एडिक्ट बना दिया गया था और उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद वो इतने बुरे हाल में भी जानती ही नहीं थी कि उसके दुर्गत की वजह बड़ा बटाटा था। फिर भी उसके सामने एक ही बात दोहराती थी कि वो उसको भालेकर के पास लेकर चले, क्योंकि वो उसको किक्स देता था। नशे के लिए वो इतनी हलकान थी कि हाईवे के जिस होटल में वो ठहरे थे वो उसके सामने महज इसलिए कपड़े उतारकर नंगी खड़ी हो गई थी कि कुछ भी कर लेने की दावत देने लगी थी कि वो उसे भालेकर के पास लेकर जाता तो फ़ौरन उसे हेरोइन का इंजेक्शन देता, जिसके बगैर वो तड़प रही थी। उसी के बाद में लारा को एडियार्डो की मदद से संभाला था और ले जाकर पूना के एक डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कराया था। उसी की कोशिशों की वजह से आज वो नॉर्मल हो पाई थी और गोवा गई थी। उसका दिल गवाही देता था कि वो मजरूम लड़की, जब सुहागन थी, हमदर्दी की हकदार थी,
किसी मवाली की वजह से उसके घर नहीं उजड़ना चाहिए था। हेमंत कामले कैबिन पर पहुंचा। जीत सिंह ने सप्रेम उसका परिचय प्राप्त किया। वो वापस रेमंड हाउस और आगे टॉप फ्लोर पर लॉरेंस बरगांजा के ऑफिस में पहुंचा। बिग बॉस ने उसका अभिवादन किया। बड़ी जल्दी वापस लौटा, बैठ। जीत सिंह उसके सामने एक विजिटर्स चेयर पर ढेर हुआ। क्या हुआ? बॉस, एक प्रॉब्लम है। वो आदर्श में विष्णु कामले के फास्ट फूड जॉइंट में उसके भाई की बीवी, बोले तो इंजीनियर हेमंत कामले की बीवी, इत्तेफाक से मेरी पुरानी वाकिफ़ निकल आई है। लारा नाम है। लारा कामले बनने से पहले वो लारा रेबेलो थी। गोवानी लड़की है, इधर की है, पर मेरे को मुंबई में मिली थी। मेरे दिल में उसके लिए बोले तो हमदर्दी है। सॉफ्ट कॉर्नर? हाँ। माशू? नहीं नहीं, फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर। हमदर्दी करके जो तू बोला वो है। हाँ है तो क्या? मेरे को नहीं मांगता कि उसको कोई नुकसान पहुँचे। नो प्रॉब्लम, मैं कामले के केस पर किसी और को लगा देता। लारा को तब भी नुकसान पहुँच सकता है बॉस। कामले के केस को नक्की कर दें क्या? बॉस, हेमंत कामले मामूली भीड़ू, तुम्हारी बड़ी हस्ती के सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं। मालूम है मेरे को, साला चीटी है पर समझता है हाथी को ढेल कर देगा। वो कुछ नहीं कर सकता बॉस, कूद फांद के शांत हो जाएगा, खामोश हो जाएगा आखिर। ऐसा? हाँ। बरगांजा ने जॉर्जियो को इशारा किया। उसने बिग बॉस को एक ड्रिंक सर्व किया। बिग बॉस ने ड्रिंक में से एक चुस्की मारी, सिगरेट सुलगाया और लंबा कश लेकर बोला, अब बोले तो? जीत सिंह ने बेचैनी से पूछा। वो साला इंजीनियर का बच्चा मेरे खिलाफ मोर्चा खड़ा करता है। साला मेरे को हूल देता है, खुला चैलेंज फेंकता है। मेरे को उसको लेसन देने का कि नहीं देने का, ब्लडी बास्टर्ड को सेट करने का या नहीं करने का। वो कुछ नहीं कर सकता बॉस। वो नक्काल खाने में तूती की आवाज़ है, अपने आप गुम हो जाएगी। तो भी उसे लेसन देने का हिम्मत कैसे हुआ मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने का? तो आखिर क्या जवाब है बॉस? अभी जवाब ही तो दिया साला डमडम। अभी साला मालूम नहीं पड़ा तेरे को जवाब? कामले को साला लेसन देने का तो देने का। बॉस, ये आखिरी फैसला? कामले ब्रदर से, आदर्श से दूर रहने का। ब्रंगांजा ने हड़बड़ाकर जीत सिंह की तरफ देखा। क्या बोला तू? मुझे बोल रहा है कि मैं उनसे दूर रहूं? हाँ, हेमंत कामले को हाथ नहीं लगाने का। अच्छा, साला मेरे को ऑर्डर करता है। मेरी डॉडी का कुत्ता मुझ पर भौंकता है। अभी कभी मैं तुम्हारी मुलाजमत को नक्की क्या? मेरे को साला वार्निंग जारी करने के बाद, अपील जारी करने के बाद। बॉस, क्विज प्रोग्राम नहीं मांगता साला। साफ दो टूक बोलने का क्या मांगता है? बोलता है मैं ऐसे ही बोलता है जैसे बोलना मांगता है। अगर हेमंत कामले को कुछ हुआ तो उसे कुछ के लिए जिम्मेदार की खैर नहीं, भले वो कोई हो। तो मेरा जो भी चमचाई कदम उठाएगा ढेर होगा। बोले तो तुमरे को भी देखेगा। क्या? उसका बाल बाका हुआ तो तुम्हारा भी होगा। उसको फ्रैक्चर हुआ तो सेम पोजीशन पर तुमरे को होगा। वो हॉस्पिटल केस को तुम उसके बाजू में नेक्स्ट बेड पर हॉस्पिटल केस, समझ गए? ब्रेगेंजा भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। जीत सिंह ने देखा कि परे खड़े जॉर्जिया का दाएं हाथ उसकी जैकेट की जेब में सरक गया था। उसने गन निकाल कर हाथ में ले ली। खबरदार, वो भावीन स्वर में बोला, हाथ जेब से बाहर निकाल। जॉर्जिया जैसे फ्रीज हो गया। ब्रेगेंजा अब पलक सब नज़ारा देख रहा था। मैं पहले ही बोला बॉस, जीत सिंह बोला, कि मरने से बचने के लिए मारना पड़ता है। अभी मेरे को हूल नहीं देने का, खुद भी समझने का, उसको भी समझाने का। जैकेट से खाली हाथ बाहर निकाल। ब्रेगेंजा ने जॉर्जियो को बोला। उसने आदेश का पालन किया। ये डिसेंट ऑफिस है, स्टैंडर्ड का। मैं इधर शूटिंग नहीं मांगता। यस बॉस, जॉर्जिया बोला। जीत सिंह ने गन जेब में नहीं रखी थी। गन वाला हाथ गन समेत जेब में सरकाया। यू कैन गो नाउ। उल्टे पांव चलता जीत सिंह दरवाजे पर पहुंचा। उसे खोलकर बाहर निकल गया। किसी ने उसके पीछे कदम नहीं रखा। किसी ने उसे उसके आगे आकर रोकने की कोशिश नहीं की। उसने हॉल को पार कर रिसेप्शन पर से गुजरा। रिसेप्शन ने उसे आवाज़ लगाई। वो ठिठका। उसने घूमकर रिसेप्शनिस्ट को की तरफ देखा। इधर आइए प्लीज़। गन।
उसकी भवें उठी। इधर छोड़ क्या जाइए, बॉस का हुक्म है। उसने सहमति में सर हिलाया और गन निकालकर काउंटर पर रखी। स्पेयर मैगजीन भी। उसने वो काम भी किया। गुड डे सर। जीत सिंह बोरिंग रोड पहुंचा। होटल में डॉल्सी रिसेप्शन के पीछे मौजूद थी। उसे देखकर वो मुस्कुराई। कैसी बीती? ब्रेगेंजा मिला और नौकरी? हाँ। फिर कैसे रहा? जब तक बीती ठीक ही बीती। मतलब? 4.5 घंटे चली नौकरी। मतलब गुड न्यूज़। तुम चाहती थी ना मैं ब्रेगेंजा के लिए काम ना करूं, तो ऐसा हो गया। आधे दिन में नौकरी मिल भी गई और छूट भी गई। अच्छा हुआ, मेरे को खुशी हुई, लेकिन छोड़ी नहीं, छूट गई। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सुधर गया। फिर भी मेरे को खुशी हुई कि तुम ब्रेगेंजा के अंडर में चलने वाली नहीं हो। शाम को इकट्ठे खाना फिर हो जाए? हो जाए। ठीक है, फिर मैं 10 बजे मिलता हूँ। ओके। इधर कोई ऐसी जगह है जहाँ से ड्राइवर के बिना किराए पर कार मिलती हो? हाँ। सेल्फ ड्रिवन? हाँ, यही बोलते होंगे। क्यों पूछते हो? शाम को स्टाइल से डिनर के लिए निकलने की मंशा है। वाह, क्या कहने। उसने उसे वैसी कार हासिल करने का एक ठिकाना बताया और ये भी बताया कि रेफरेंस की ज़रूरत हो तो वो होटल डैफोडिल का नाम ले। ओनर डॉल्सी परेला। कार उसे बिना हुज्जत के हासिल हो गई। वो काफ़ी पुरानी लेकिन चौकस आइटन थी। उसे ड्राइव करता हुआ वो रिवर रोड और आगे आदर्श पहुंचा। वहाँ उस घड़ी काफ़ी रश था। पैन होती उसकी निगाह सारे रेस्टोरेंट में घूमी तो उसे वहाँ ना कामले बंधुओं में से कोई दिखाई दिया, ना लाड़ा। हेमंत की तो वहाँ पेशा वो कर ही नहीं रहा था, लेकिन रश आवर में विष्णु कामले का वहाँ ना होना उसे अजीब लगा। शायद ऑफिस में था, उसने नाहक सोचा। आशीष पाटिल सर्विस काउंटर के पीछे मौजूद था। उसकी निगाह पाटिल से मिली तो पाटिल ने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया। रश में से रास्ता बनाता वो सर्विस काउंटर पर पहुंचा। लारा ऑफिस में है, उसने बोला। वहाँ क्या कर रही है? जाके देखो। ठीक। हॉल को पार करके वो ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर कदम रखा। लारा ऑफिस टेबल के पीछे एग्जीक्यूटिव चेयर पर थी, जो ज़रूर विष्णु काम्बरे की थी, और कंप्यूटर पर बिजी थी। जीत सिंह को आया पाकर उसने अपना हाथ रोका। हेलो। आओ बैठो। मालिक किधर है? विष्णु? हाँ, घर पर झपकी मारता। नींद खुल जाएगी तो आ जाएगा। ठीक, मालिक होने का ये भी एक फ़ायदा है। मिलना था? नहीं, ज़रूरी नहीं। दरअसल मैं ब्रेगेंजा के किसी आदमी की बाबत सोच रहा था कि जो मेरे ख्याल से इधर कोई पंगा लेने आएगा तो मालिक की मौजूदगी में ही आएगा। लारा की आंखें फैल गई। पर आएगा ज़रूर कोई। हाँ। तुम्हें पक्की खबर नहीं? कैसे होगी? मैंने तो ब्रेगेंजा का साथ छोड़ दिया। ये तो अच्छा हुआ, लेकिन मेरी वजह से तुमने जहमत उठाई। कोई जहमत नहीं, जो होना होता है होके रहता है। हाँ, ये बात तो ठीक है। मैंने ब्रेगेंजा को बोला था वो उस जगह का ख्याल छोड़ दे, लेकिन मेरे बोलने भर से वो बाज तो आने से रहा। कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। मेरे ख्याल से तो आज ही, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अब नहीं तो रात को। यानी पंगा पड़ के रहेगा। दरवाजे पर से आशीष पाटिल की आवाज़ आई। जीत सिंह चौंक कर घुमा। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही चलाया। मेरे को नहीं मालूम था कि इधर कोई प्राइवेट बातचीत चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, लारा जल्दी से बोली। वो क्या है कि तुमने एकाएक पीछे पहुंचकर चौंका दिया मेरे को। जीत सिंह बोला। सॉरी, आइंदा आऊँगा तो ग्रस्ता बरसता आऊँगा। ओके, बस करो अब। अच्छा, एक बात बताओ जीत, पुलिस को रिपोर्ट करने से कोई फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? जीत से पहले पाटिल बोल पड़ा। लोकल पुलिस ब्रेगेंजा की जेब में है, कौन नहीं जानता उसे शहर में। तो क्या करें? पाटिल ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। मैं कुछ करूँगा। क्या? इस जगह पर निगाह रखूँगा। हो, लेकिन ऐसा मैं 9:30 पौने 10 तक ही कर सकता हूँ। 10 बजे मेरे को किसी से मिलना है। फिर लारा ने ठिठक कर एक अर्थपूर्ण निगाह पाटिल पर डाली। मैं तो यूं ही चला आया था, शायद किसी चीज़ की ज़रूरत हो। मैं जाता हूँ। पाटिल घूमा और लंबे ढक बढ़ था वहाँ से रुखसत हो गया। किससे मिलना है? कोई लड़की? हाँ। लोकल या टूरिस्ट? लोकल। खुशकिस्मत हो। कहाँ? फिर भी तुम अब शादीशुदा हो, हस्बैंड वाली हो, वरना तुम इसे कहता चल के मुझे अपने शहर की सैर कराओ। वो हंसी। ब्रेगेंजा की भेड़िए लेट नाइट में यहाँ आए तो हम क्या करेंगे? फिर बोली। जीत सिंह ने उस बात पर विचार किया। मेरे को फ़ोन करना। कैसे? कहाँ? यहाँ आने से पहले मैंने नया मोबाइल ख़रीदा है,
उसका नंबर मैं तुम्हें देता हूँ, किसी वजह से उस पर कॉल ना लगे तो डैफोडिल फ़ोन लगाना, रिसेप्शन पर मेरे लिए मैसेज छोड़ना। तुम क्या करोगे, देखते हैं। अच्छा ये तो बताओ लड़की कौन हो, कितने सीरियस हो उसके बारे में, इतने सवाल। लोकल लड़की है, खूबसूरत है, सलीके वाली है, परदेसी हूँ इसलिए समझो टाइम पास है। हो, रोकड़ा सलगाने वाले की कोई खोज खबर लगी? क्या बोला? पूछा इधर का कोई भीड़ू, बोले तो मुलाजिम अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके रोकड़ा सलगा रहा है, 4 महीने से 5.5 लाख ले चुका है, उसका पता चला। तुम्हें कैसे मालूम? इत्तेफाक से सुबह मैं यहाँ आया था तो मालिक और मैनेजर के बीच की बातें सुन ली थी। कमाल के बंदे हो। नहीं अभी कुछ पता नहीं चला, वॉच जारी है, चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो पता है इस बारे में। फिर क्या होगा? विष्णु जी इस मामले में बहुत सख्त हैं, जेल भिजवाएंगे, रकम वसूल करेंगे। अच्छा तो तुम्हें किसी पर शक है? शक की बात नहीं करती मैं, लेकिन मेरी निगाह में इस हरकत की सुविधा अकाउंटेंट को बेहतर है, उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस है। मरेगा बेचारा, इतना माल हजम करके अभी आगे भी इरादा रखता होगा तो बेचारा कहेगा। हाँ ये बात भी ठीक है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। जीत सिंह उठ खड़ा हुआ। लारा ने सहमति में सर हिलाया। नाहक जीत सिंह की निगाह भीती दीवार पर पड़ी जहाँ के एक दरवाज़ा बंद था। ये दरवाज़ा कैसा है? ये बाहर बाजू की गली में खुलता है। ओह तो यहाँ एंट्री का ये भी एक रास्ता है या निकासी का? जीत सिंह तनिक हंसा और फिर वहाँ से चला गया। किराए की कार i10 चलाता जीत सिंह आदर्श से रिवर रोड पर आगे बढ़ा तो जल्दी उसे एहसास हो गया कि एक कार उसके पीछे लगी थी। उसने पीछे लगी कार को देखा और साफ पहचाना। वैगनार, लॉरेंस बैगांजा की मिल्कियत, जो अब टोनी पचेरो के कब्जे में थी। उसने खामोखा 3-4 सड़कों पर दाएं बाएं चक्कर काटा। वैगनार हमेशा उसे अपने पीछे दिखाई दी। एकाएक उसने एक जगह एक बाजू करके अपनी कार रोकी। कोई 50 गज पीछे वैगनार भी रुक गई। जीत सिंह कार से निकला और लंबे डग भरता वैगनार के करीब पहुंचा। स्टीयरिंग के पीछे टोनी पचेरो ही मौजूद था। जीत सिंह ड्राइवर सीट के पास पहुंचा और शीशा खटखटाया। क्या है, क्यों पीछे लगे हुए हो? कुछ मांगता तेरे को? नहीं। फिर? वो बिग बॉस का हुक्म मचा रहा था। टोनी मैं तेरे को पूछ नहीं रहा हूँ, तेरे को बता रहा हूँ। क्या? बॉस का हुक्म तो मानना पड़ता है ना। बॉस ने बोला तेरे पीछे लगने को। कब से पीछे है? डैफोडिल से। फिर कार रेंटल एजेंसी गया था, तूने कार ली और अब यहाँ आदर्श आया। अच्छा हाँ तो क्या करें, जो बिग बॉस ने कहा वो तो करना पड़ेगा। अच्छा तो तू अपनी ड्यूटी कर रहा है, मैं आसान करता हूँ ना तेरी ड्यूटी। वैगनार इधर छोड़, चल के मेरी कार में मेरे साथ बैठ, फिर मेरे को खो देने का चांस ही नहीं रहेगा। बोले तो जिधर मैं उधर तू। ऐसा कहीं होता है? होता है, अभी देखना तू। उसके चेहरे पर अनिश्चय के भाव आए। तू अच्छा आदमी है, मेरे को पसंद है, इस वास्ते मैं तेरा काम आसान करना मांगता। चल ना, बाहर निकल, मेरे साथ चल। उसने हिचकते हुए इग्निशन से चाबी निकाली और बाहर निकलकर कार को लॉक कर दिया। यूँ किसी के पीछे लगना, लगे रहना बड़ा बोरिंग काम है। बोले तो मैं तेरे को बोर होने से बचाता है। दोनों i10 के पास पहुंचकर उसमें सवार हुए। जीत सिंह ड्राइविंग पर और टोनी पैसेंजर सीट पर। कोई बढ़िया रेस्टोरेंट मालूम जहाँ पे हम दोनों लंच कर सकें? ओ आगे ले स्ट्रेट। जीत सिंह ने कार आगे बढ़ाई। जिस रेस्टोरेंट पर टोनी ने उसको पहुंचाया उसका नाम रेड स्नैपर था। वो कोई 4 किलोमीटर आगे था। बड़े इत्मीनान से दोनों ने वहाँ खाना खाया। दोनों बाहर निकले और पार्किंग में पहुँचे जहाँ i10 खड़ी थी। बढ़िया, जीत सिंह बोला। क्या? अरे खाना और क्या हो, खाने के बाद वॉक करो तो आसानी से खाना हजम हो जाता है। अभी अपनी कार तक तो तू वॉक करेगा ना? क्या समझ, तू मेरे को इधर छोड़ रहा है? अभी आई बात समझ में। अरे मेरे को तेरा पीछा रहने का रहता ना, सोचता कोई कर तरकीब तो तू मेरी कार पर मुझे छोड़ कर आ। कोई चांस नहीं। तेरे को फॉलो कैसे करेगा, ये तेरा प्रॉब्लम। धोखा दिया मेरे को? अरे तेरे को इतना फैंसी लेट लंच कराया, धोखा ही जान के किया ताकि मैं तेरे पीछे ना लगूं। बॉस मेरी दुम ठोकेगा। जीत सिंह मुस्कुराया। असल बात ना बोलना, बोलना मैं ट्रैफिक में कहीं गुम हो गया। टॉनी के मुंह से बोलना फूटा।
जीत सिंह कार में सवार हुआ, परेशान हाल टॉनी को पीछे छोड़कर वहाँ से निकल गया। वापस आदर्श लौटा। तब तक 5:45 बज चुके थे। उसने सड़क से पार फुटपाथ से लगाकर अपनी कार खड़ी की। आदर्श के सारे फ्रंट में एक विशाल शीशे की खिड़की थी, जिसमें से भीतर का तमाम नज़ारा किया जा सकता था। भीतर उस घड़ी कोई खास भीड़ नहीं थी। काफ़ी टेबल खाली थी। सर्विस काउंटर पर भी कोई इक्का दुक्का कस्टमर ही मौजूद था। आशीष पाटिल सर्विस काउंटर के पीछे काउंटर पर कोनियाँ टिकाए हॉल का नज़ारा करता खड़ा था। जीत सिंह ने सिगरेट सुलगा लिया और अनमने भाव से छोटे छोटे कश लगाने लगा। क्या होने वाला था? क्या होना मुमकिन था? शायद कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगला दिन भी तो आना था, उससे अगला दिन भी तो आना था। 7 बजे के करीब एक रिट्स कार चलाता विष्णु कामले वहाँ पहुँचा। वो कार को आदर्श की इमारत के पिछवाड़े में ले गया। थोड़ी देर बाद वो हॉल में सर्विस काउंटर के पीछे दिखाई दिया। जाहिर था रेस्टोरेंट का पिछवाड़े से भी रास्ता था। उसने कुछ क्षण काउंटर के पीछे मौजूद पाटिल से बात की। फिर पाटिल वहाँ से निकला, हॉल में पहुँचा और मेन रोड से होता रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। पता नहीं उसका ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया था या किसी और वजह से उसे कहीं जाना था। विष्णु कामले का सर्विस काउंटर के पीछे जाकर उसकी जगह लेना यही सुझाता था कि पाटिल शायद 7 बजे तक ही ड्यूटी करता था। मेन डोर के सामने फुटपाथ पर पाटिल ठटका। उसने एक उड़ती निगाह दाएं बाएं दौड़ाई तो उसे सड़क से पार जीत सिंह की कार और बैठा जीत सिंह दिखाई दिया। मैं यही उम्मीद कर रहा था। उसके पास पहुंचकर पाटिल बोला, ड्यूटी ख़त्म हो गई? ड्यूटी? हाँ, रेस्टोरेंट की। जा रहे हो ना 7 बजे ही? रेस्टोरेंट तो 11-12 बजे तक खुलता होगा। 1 बजे तक, करीब के सिनेमा का नाइट शो छूटने तक। लेकिन तुम्हारी 7 बजे छुट्टी? मेरा कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं है। आदर्श का जूनियर पार्टनर हूँ, इसलिए यूँ समझो कि हर घड़ी का मुलाजिम हूँ। अभी मेरे को एक पर्सनल काम है, इसी वजह से जा रहा हूँ। काम जल्दी हो गया तो लौट कर आ जाऊँगा। पाटिल कुछ क्षण खामोश रहा, फिर सस्पेंस भरे स्वर में बोला, कुछ होगा? भाई होगा तो ज़रूर कुछ। मेरी अकल तो यही कहती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर होगा ज़रूर। लॉरेंस बैगेंजा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। यहाँ क्यों होगा? इसकी अदावत तो छोटे भाई से है। इस ठिए को हिट करेगा तो ये छोटे भाई के लिए वार्निंग नहीं होगी? हाँ, वो तो होगी। कान को घुमा के पकड़ने वाली बात है। ठीक कह रहे हो तुम ये बात। जीत सिंह ने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ क्षण खामोशी रही। लारा ने मेरे को बोला था, फिर पाटिल दबे स्वर में बोला, कि मैं तुम्हारे यहाँ मौजूदगी की बाबत, निगरानी की वॉलंटरी ड्यूटी की बाबत विष्णु से कुछ ना बोलूँ। क्यों? बोलती थी नाराज़ होगा। नाराज़ होगा? शुक्रगुजार होने की जगह नाराज़ होगा। अब मैं क्या बोलूँ? बरगांजा के गुंडे यहाँ आ गए तो तुम क्या करोगे? मेरा मतलब अकेले क्या कर पाओगे? लारा के लिए बड़ी कुर्बानी है, आदर्श के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे। देखा जाएगा। लारा के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर? है तो सही। कभी दिल तो नहीं आ गया था? जीत सिंह ने उसे घूर कर देखा। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? फिर वो बोला, अरे ऐसे ही पूछा। लारा इतनी खूबसूरत है, ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं। तुम ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता, खास रिश्ता, लारा की बीती ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बाज आ जाओ, नाजायज़ बात है ये। मैं तो बाज आता हूँ, लेकिन हेमंत ऐसा सोच सकता है। तुम उससे मिल चुके हो, बल्कि विष्णु भी ऐसा सोच सकता है। विष्णु की छोड़ो, हस्बैंड की बात करो। वो शक्की मिजाज आदमी है। मेरे ख्याल से तो है। खूबसूरत बीवियों के हस्बैंड सारे मर्द शक्की मिजाज के ही होते हैं, और यहाँ तो शक की बुनियाद भी है। हेमंत सोच सकता है ये संयोग क्यों कर हुआ कि उसके बीवी का पुराना वाकिफ ख़ास तौर से यहाँ पर क्यों टपका। खास क्या है वाकफियत में? वो बीवी पर शक करता है? मेरे ख्याल से तो हाँ। लारा ताकती जागती है इधर उधर? अरे नहीं भाई, बात खाली ये है कि बीवी खूब सूरत है। खाविन नहा के इस लाइन पर सोचने लगते हैं। देखो, अगर तुम मेरे लिए वार्निंग जारी कर रहे हो तो खातिर जमा रखो। ना मेरा ऐसा इरादा है, ना मेरा ऐसा मिजाज। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तो ऐसी एक बात कह दी। ऐसे इशारेबाजी वाली बात ऐसे भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से टलो। बरगांजा के कोई आदमी वॉच कर रहे होंगे तो झट समझ जाएंगे कि इस कार में कोई भेद है। अच्छा, मैं फिर जाता हूँ। वो कार के करीब से हटा और लंबे डग भरता चला गया। जीत सिंह के लिए आगे निहायत बोर इंतज़ार शुरू हुआ।
2.5 घंटे और वो कार में बैठा रहा। रेस्टोरेंट के हर आते जाते ग्राहक का मुआयना करता रहा। इस दौरान उसे 2-3 बार लारा भी हॉल में दिखाई दी। हर बार वो परिचित ग्राहकों से बतियाती दिखाई दी। 9:45 बज गए। अब जीत सिंह को लगने लगा कि इस रात कुछ नहीं होने वाला। जब तक कुछ नहीं हुआ था, अब आगे क्या होगा। इस घड़ी रेस्टोरेंट फुल था। सारे कैबिन भी मेन हॉल की तरह फुल थे। इतने गवाहों के बीच कोई वारदात वाक़या होने देना नादानी होती, और लॉरेंस बैगेंजा कुछ भी था, नादान नहीं था। उसने कार स्टार्ट की और डैफोडिल पहुंचा। डॉल्सी को रिसेप्शन के पीछे मौजूद पाया। आज वो साड़ी में थी और निहायत कमसिन लग रही थी। चलें? हाँ, लेकिन अभी तिलक नहीं आया। ओह सुनो, थोड़ी देर पहले यहाँ बद्रीनाथ के लिए फ़ोन आया था। यहाँ? हाँ, शायद फ़ोन करने वाले को नहीं मालूम था कि अब तुम्हारे पास मोबाइल है। ऐसा हो तो नहीं सकता, मेरे बहुत सारे वाकिफ़ तो यहाँ नहीं हैं जिन्हें मोबाइल की खबर हो। उसने मोबाइल निकाल कर चेक किया, वो साइलेंट मोड पर था। उसने वो बात डॉल्सी को बताई। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे 2 नाम क्यों हैं? मेरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा गुमनाम रहना चाहता हूँ, इस वजह से दूसरा नाम है। ओह, लेकिन अब तो सब घिच-पिच हो गया। अब क्या अजीत सिंह और क्या बद्रीनाथ? पुलिस प्रॉब्लम? नहीं, भाईगिरी प्रॉब्लम। किसी मवाली से पंगा लिया? मवाली जैसे नेता से पंगा लिया नहीं, पड़ गया। लंबी कहानी कभी फुर्सत से सुनाऊंगा। अभी पहले एक दूसरी बात सुनो। मुझे एक गन की ज़रूरत है। मैंने किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी ओढ़ी है। मुझे खुद की भी हिफाजत करनी है, इसलिए मुझे गन मांगता। मुंबई में गैरकानूनी हथियार आम मिलते हैं, मेरे ख्याल से तो इधर भी ऐसा होना चाहिए। तुम होटल चलाती हो, दुनियादार हो, तुम इधर ऐसा कोई ठिया मालूम कर सकती हो। डॉल्सी प्लीज़ में जवाब मत दो। मुझे बताओ, गन से किसी को ढेर कर दोगे तो फौजदारी होगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, नाहक खून से हाथ रंगने का बिल्कुल भी नहीं। गन दूसरों को ऐसे इरादे पस्त करने के भी काम आती है। मैं बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। गन का किसी वारदात में दखल हो तो गन के मालिक की लाइबिलिटी बनती है। क्या बनती है? जिम्मेदारी। तो यानी गन की वजह से गन का मालिक फंस सकता है, भले ही वारदात में उसका हाथ ना हो। जवाबदारी तो उसकी बनेगी ना। उसे ये तो क्लियर करना पड़ेगा कि क्यों कर उसकी गन वारदात में इस्तेमाल में आई। मुझे यही अंदेशा था। तुम्हें अंदेशा था? हाँ। मैं समझा नहीं। समझो, बात यह है कि मेरे पास एक गन है। तुम्हारे पास? हाँ, डैडी की, उनकी यादगार। तो मैं सोच रही थी कि वो गन मैं तुम्हें उधार दूँ, तो मेरे लिए कोई पंगा तो नहीं पड़ जाएगा। मैं दावे से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं भरपूर कोशिश कर सकता हूँ कि कोई पंगा ना पड़े। तो मैं रिस्क ले लूँ? फिर भी कोई पंगा पड़ा तो बोलना गन चोरी चली गई थी। मैं इस बात की तस्दीक करूँगा। नौबत आई तो मैं खुद अपनी ज़बानी कहूँगा कि गन मैंने चुराई थी, और किसी के भी हिलाए अपने इस दावे से नहीं हिलूँगा। वेरी नोबल ऑफ यू। अब क्या कहती हो? आती हूँ। 5 मिनट बाद वो वापस लौट गया। उसने जीत सिंह के सामने एक रिवॉल्वर रखी। जीत सिंह ने उसका मुआयना किया तो वो फिट कंडीशन में थी। थैंक यू। क्या मैं तुम्हारे साथ डिनर डेट पर गई थी? कल ना, तो रेस्टोरेंट में अपना हैंडबैग पीछे छोड़कर मैं टॉयलेट गई थी, तो शायद तब तुमने पीछे गन मेरे हैंडबैग से निकाल ली थी। गन चोरी चली जाए तो थाने पे रपट दर्ज करानी पड़ती है। पहले तलाश भी तो करनी होगी। जब गारंटी होगी तो चोरी चली गई थी तो रपट का भी कुछ करूँगी। ओह, और डिनर डेट कल की नहीं, उस दिन से पहली शाम की होगी, जिस दिन गन की बाबत मेरे से सवाल होगा। बढ़िया, तो मैं इसे रख लूँ? रख लो। अब फ़ोन कॉल की बात करो। उसने कागज़ उसे थमाया और उसमें एक नंबर लिखा था, मिश्री का नंबर। मैं अपने कमरे से होकर आता हूँ। डॉल्सी से सहमति में सर हिलाया। अपने कमरे में पहुंचकर जीत सिंह ने उसे कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला। कहाँ है? वहीं। डॉल्सी परेला से मुलाकात हुई? तेरे को मालूम है, मैं उसी के होटल में हूँ। वो मालकिन है। कैसी लगी? बढ़िया, तेरी जैसी, खुश मिजाज। मेरी तरह उस पर भी मेहरबान नहीं हो जाना। अरे नहीं, ये मैंने नया मोबाइल लिया है, इसका नंबर नोट कर ले। अच्छा सुन, नेताजी का कुत्ता रियाज बाबर याद आया? वो लट्टू हो गया मेरे पर, यहाँ आया था, उसी से खबर निकलवाई। तेरी तरफ से लॉरेंस बरगांजा करके किसी भीड़ू ने नेताजी को फ़ोन लगाया है कि तू पोंडा में है। अच्छा,
कौन है ये ब्रैंगेंजा? अरे इधर का बहुत बड़ा मवाली है, भाई है मेरा, उससे वास्ता पड़ा था, लेकिन जल्दी ही इधर बनी उधर बिगड़ी, बस बात बिगड़ गई। तब भी अब तूने खबर निकाली है तो तेरे को मालूम होगा आगे क्या होगा। हाँ, तेरी टो लेने के लिए वहाँ पर इकबाल रज़ा पहुँच रहा है। जानता तो होगा ना इकबाल रज़ा कौन है? वही नेताजी का खास लेफ्टिनेंट है वो। मेरे ख्याल से उसके पहुँचने से पहले तुझे पोंडा से निकल लेना चाहिए। नहीं, अभी मैं तेल देखूंगा, तेल की धार देखूंगा। यूं छोटे छोटे अंदेशे से खौफज़दा भागता रहा तो ज़िंदगी भर भागता ही रहूँगा। तुझे क्या लगता है इकबाल रज़ा छोटा अंदेशा है? मैं पहले ये पता करूँगा। जीते गलती करेगा। नहीं, मैं खबरदार रहूँगा। फिर भी तू अपनी बात मुकम्मल कर। वो तो हो गई, तो कट करता हूँ थैंक यू बोल के। जीते, अपना ख्याल रखना। हाँ। उसने फ़ोन बंद किया तो अनायास उसकी निगाह खिड़की से बाहर उठी। जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वो संदेहजनक था। उसने कमरे की मेन लाइट बंद कर दी, खिड़की के आगे पर्दा खींच दिया, उसकी ओट से बाहर झाँका। बाहर सड़क पर फुटपाथ से लगी कई कारें खड़ी थीं और दो आदमी छुक छुक कर हर कार की नंबर प्लेट चेक कर रहे थे। जीत सिंह का दिल धक से रह गया। क्या नेताजी के प्यादे वहाँ पहुँच भी चुके थे? लेकिन खबर तो सिर्फ इकबाल रज़ा के आने की थी। वो साथ कोई चमचा ला सकता था या कोई लोकल जमूरा पकड़ सकता था। तभी वो दोनों जीत सिंह की किराए के आई टैंक के करीब ठिठके। फिर उसके देखते देखते दोनों कारों के पास से हटे और बाजू की एक गली में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गए। वो फिर भी खिड़की के पास ठिठका खड़ा रहा। अगर वो दोनों नेताजी के प्यादे थे तो उनको इतनी जल्दी उसकी किराए की कार की जानकारी कैसे हो गई थी? उसके जहन में टोनी पचेरो का अक्स उभरा। टोनी, जो कि ब्रैगेंजा के हुक्म पर उसके पीछे लगा था, उस कार से वाकिफ था। उसने टोनी को अपने पीछे से हटाकर उसका कचरा किया था, तो अब इज्जत बचाने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। ज़रूर उसने किराए की कार की रिपोर्ट बिग बॉस को कर दी थी और ब्रैगेंजा ने कार की जानकारी आगे ट्रांसफ़र कर दी थी। यानी कारें चेक करते करते वो दोनों नेताजी के ही आदमी थे जो उस तक पहुंच गए। एक इकबाल रज़ा और दूसरा कोई भी। इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? नेता के साथ जुड़े थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसके साथ परिचय में थे। जहाँ से पोंडा पहुँचने में क्या टाइम लगता था। उन दोनों ने कार को खोलने की, भीतर से चेक करने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब था कि वो कार की वहाँ मौजूदगी के ज़रिए होटल में उसकी मौजूदगी की तस्दीक करना चाहते थे। क्यों? क्या फ़ौरन चढ़ दौड़ने का इरादा था? उसने खिड़की पर पर्दा अच्छी तरह से व्यवस्थित किया। उसने परे हट कर कमरे की मेन लाइट फिर ऑन की। फिर हाउस टेलीफोन से उसने रिसेप्शन पर कॉल लगाई। नाइट क्लर्क आ गया? उसने डोलसी से पूछा। हाँ, अभी आया। हाँ, एक बात मेरे को सॉरी बोल के पूछने का। क्या आज का प्रोग्राम मुलतवी कर दें तो कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई नहीं, थैंक यू। लगता है वो टेलीफोन कॉल कोई बैड न्यूज़ थी। हाँ, कुछ ऐसे ही था। अब मेरे पर एक मेहरबानी और करो। अभी यहाँ थोड़ी देर में कोई दो आदमी या कोई अकेला आएगा। क्या उनकी आमद तक तिलक बाल पांडे की जगह तुम रिसेप्शन पर ठहर सकती हो? क्यों, वो यहाँ ठहरने के लिए आएंगे? मुमकिन है वो रिसेप्शन पर ठिठके तक नहीं, जाकर सीधे ही लिफ्ट में सवार हो जाएं। उनकी कोई पहचान? सवाए इसके कि एक आदमी लंबा और पतला है और दूसरा दरमियाने कद का है। बोले तो मोटे तौर पर मेरे ही जैसा। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी, थैंक यू। और हाँ, रिसेप्शन पर आए तो ख़ास कुछ बोलना होगा। कोई ख़ास सवाल ना करे तो जवाब नहीं देने का। हो सकता है वो मेरे बारे में दरियाफ्त करें। ऐसा हो तो सच्चा जवाब देना मैं इधर ठहरा हूँ, लेकिन ये नहीं बोलना कि मुझे उनकी आमद की खबर है, कि इस घड़ी मैं होटल में ही हूँ। वो रिसेप्शन पर बिना ठिठके आगे लिफ्ट की ओर बढ़ जाए तो उन्हें रोकना नहीं, जाने देना, लेकिन फिर उनके लिफ्ट में सवार होते ही फ़ोन पर मुझे खबर कर देना। ये वही लोग हैं जिनसे तुम छुपते फिर रहे हो? हाँ, अगर पुलिस को खबर? नहीं नहीं, देखो, या तो जो कहता हूँ करो या रिसेप्शन को अपने नाइट क्लर्क के हवाले करके अपने अपार्टमेंट में जाओ। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। मेरा भला इसमें है कि तुम मेरा कहना मानो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जीत सिंह ने फ़ोन वापस क्रेडल पर रखा, फिर बेड पर लेटा सा पड़ गया और इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट गुजर गए। फिर अचानक फ़ोन की घंटी बजी। वो उचक कर सीधा हुआ, रिसीवर उठाया। वो लोग आ रहे हैं। ठीक। उसने बाथरूम में जाकर उसकी बत्ती जलाई और शावर चला दिया। दरवाज़ा खुला छोड़ता वो बाहर निकला। उसने कमरे की बत्ती बंद की और बाथरूम के दरवाजे से परे एक कुर्सी पर बैठ गया। उस घड़ी कमरे में बाथरूम से प्रतिबिंबित होकर थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। 5 मिनट गुजरे,
कोई हलचल सामने नहीं आई। कुछ क्षण और गुजरे, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। जीत सिंह के चेहरे पर उलझन के भाव आए। फिर अचानक धीरे धीरे मेन डोर का हैंडल निशब्द घूमने लगा। उसने गन निकालकर हाथ में ले ली। हैंडल पूरा घूम चुका था तो हौले से दरवाज़ा चौखट से अलग होने लगा। उसमें कोई 1 इंच की झिरी बन गई तो पल्ला रुक गया। उसने झिरी पर गन तान दी। कुछ क्षण यथापूर्व स्थिति रही। कमरे की खामोशी को केवल बाथरूम से आती शावर की आवाज़ भंग कर रही थी। वो सांस रोके इंतज़ार करने लगा। दरवाज़ा 1 इंच और खुला, फिर खामोशी। न दरवाज़ा और खुला, न झिरी और इतनी चौड़ी हुई कि दरवाजे को ठेलता कोई दिखाई दे जाता। 2 मिनट गुजर गए। इंतज़ार से आजिज़ आकर वो उठ खड़ा हुआ और गन ताने दबे पाँव दरवाजे पर पहुंचा। सावधानी से उसने झिरी में से बाहर झाँका। बाहर कोई नहीं था। उसने और अच्छी तरह से बाहर झाँका तो पाया कि गलियारे में भी कोई नहीं था। क्या कोई चौखट के बाजू में दीवार से चिपका खड़ा था? उसका हाथ हैंडल पर पड़ा। उसने मजबूती से हैंडल को थामा। एक झटके से दरवाज़ा खोला, बाहर छलांग लगा दी। बाहर कोई नहीं था। जहाँ वो किसी के होने की उम्मीद कर रहा था वो जगह खाली थी। उसने लिफ्ट के बंद दरवाजे पर और फिर इंडिकेटर पर निगाह पड़ी। लिफ्ट नीचे फ्लोर पर जा रही थी। तो जो कोई दरवाजे पर था या थे वो वहाँ से खिसक गए थे? क्यों? जब आया था तो रुका क्यों नहीं? कुछ किया क्यों नहीं? ज़रूर माहौल से खतरे की बू आ गई थी। वो कमरे में वापस लौटा और खिड़की पर पहुंचा। बाहर होटल के सामने उसे कोई हलचल नहीं दिखाई दी। बाथरूम में जाकर उसने शावर बंद किया, बिजली का स्विच ऑफ किया और बाहर निकलकर कमरे में रोशनी की। फिर उसने कमरे से बाहर कदम रखा, पीछे दरवाज़ा लॉक किया और आगे बढ़ा। लिफ्ट द्वारा वो नीचे पहुंचा। लिफ्ट से बाहर कदम रखने से पहले उसने लॉबी में निगाह दौड़ाई। लॉबी सुनसान थी। रिसेप्शन के पीछे मौजूद डॉल्सी के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसके चेहरे पर उत्कंठा के गहन भाव थे। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। क्या हुआ? वो दोनों यहाँ थे लेकिन टिके नहीं। ऊपर गए, उल्टे पांव लौट आए और निकल गए। एक लंबा और पतला, दूसरा मेरे जैसे दरमियाने कद काट का था। मेरे से पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आए तो इसी काम से थे कि मुझसे मिले, लेकिन शायद उनका ख्याल बदल गया। कौन थे वो? मवाली थे। क्या चाहते थे? ये भी कोई पूछने की बात है? होटल में ही कुछ कर डालते, क्या पता। ऐसे खतरनाक इरादे से आए फिर भी बिना कुछ किए चले गए। शायद माहौल मनमाफिक ना लगा हो। क्या मतलब? मैं उनके लिए फंदा लगाए बैठा था, जिससे हो सकता है वो भाग गए हों। क्या मतलब हुआ इसका? तुम उन्हें मार डालते? अब आत्मरक्षा के लिए कुछ भी तो करना पड़ सकता है। मरने से बचने के लिए मारना ही पड़ता है। मेरे होटल में खून खराबा? शुक्र है नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि भरपूर कोशिश करोगे कि कोई पंगा नहीं पड़ेगा। तब अभी गन की चोरी वाली बात नहीं चली थी। जब गन चोरी चली गई होने का दावा करना है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उससे क्या वारदात हुई। पर वो थे कौन? ठीक से मुझे बताओ। उस बड़े गैंगस्टर कम पॉलिटिकल लीडर, नाम बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर, पार्टी मराठा मंच के जल्लाद थे, जिसको मेरे से रंजिश हो गई और मेरे पीछे पड़े हैं। ओह, तो तुम बाल बाल बचे हो, तो वो लौट के आ सकते हैं। अब आज तो क्या ही आएंगे। आज तो उन्हें मालूम पड़ गया कि मैं खबरदार था, लेकिन टल नहीं जाएंगे। अभी मौके का, माहौल का जायज़ा लेंगे, फिर कोई कदम उठाएंगे। और हाँ, तुम्हें जो अंदेशा है मैं समझ रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने शुक्रिया, लेकिन बखेड़े में मैं तुम्हें लपेटना बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हारे हित में मेरा यहाँ से चले जाना ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं आएंगे। जिस काम में एक बार विघ्न आ जाता है उसे किनारा कर लेना ही ठीक होता है। तुरूप का एक पत्ता एक ही बार चलता है। अब वो कोई और चाल सोचेंगे। तुमने उस नेताजी से क्या पंगा लिया था? लंबी कहानी है। थोड़े में सुनना चाहती हो तो बात यह है कि मैंने उसका मोटा माल लूटा था। मैंने उस लूट में उस किसी की मदद की थी। वो कोई तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जान से गया और वो नेताजी मेरे पीछे पड़ गया। कितना माल था? 70 लाख। कहाँ है? मेरे पास। तो लौटा दो, पीछा छोड़ देगा। क्या पता। अरे बात करके देखो ना। कभी नौबत आई तो करूँगा। एक आदमी तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है, तुम पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं मांग सकते?
क्योंकि मैं जिस किस्म का आदमी हूँ, पुलिस प्रोटेक्शन उस किस्म के लिए नहीं होती। क्या मतलब? ये भी एक लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। देखो, तुम कोई गलत आदमी भी हो तो भी अपनी जान माल की हिफाजत करना तुम्हारा हक है। पुलिस सोसाइटी के किसी खास तबके के लिए नहीं बनी है, सबके लिए बनी है, और सब में हर कोई आता है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन पुलिस क्या प्रोटेक्शन देती है? क्या प्रोटेक्शन देगी मेरे जैसे आम आदमी को? मेरे साथ एक सिपाही लगा देगी, जिसे कुछ दिन कुछ होता नहीं देखेगी, फिर वापस बुला लेगी। दूसरे जो आदमी मेरे पीछे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वो मेरे साथ पुलिस वाले को भी मार डालेंगे। जीसस, घुटे हुए मवाली सब्र से काम करना जानते हैं। वो पुलिस के मेरे बाजू से हटने का इंतज़ार कर लेंगे। बोले तो ये भी एक रास्ता है। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? किस इल्ज़ाम में? कि वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें मार डालना चाहते हैं। मैं कैसे साबित करूँगा? कोई तो तरीका होगा। वो गिरफ्तार हो भी गए तो उनका बड़ा बाप नेताजी ऐसे रुतबे और रसूख वाला आदमी है कि उन्हें चुटकियों में छुड़ा लेगा, और फिर उनकी जगह लेने को अपने जो आदमी लगाएगा, मैं उनको जानता पहचानता भी नहीं होऊंगा। वो मेरे सर पर आन खड़े होंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि नेताजी के आदमी थे, और तब तक वो मुझे खलास कर देंगे। ये लोग इतनी धांधली चला सकते हैं? इससे ज़्यादा चला सकते हैं, किसी के भी कयास से ज़्यादा चला सकते हैं। जाबर का जोर ऐसे ही चलता है। ना मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। मैं चोर की माँ को पकड़ूंगा। ऐसे ख़त्म होगा ये सारा खेल। क्या? आई एम सॉरी टू से मिस्टर, छुपते फिर रहे हो, भाग रहे हो, और समझते हो कि ऐसा कर लोगे? हाँ, पहले मैं डरा हुआ था, लेकिन अब संभल गया हूँ। बड़ा बोल रहे हो सकता है, लेकिन मेरी गुजरी ज़िंदगी इस बात का सबूत है। जब मेरी दुम टांगों में फंसी हो तब मैं बेहतर काम कर सकता हूँ। कमाल है। मैं चलता हूँ। कहाँ? रिवर रोड, आदर्श फास्ट फूड्स जॉइंट। वहाँ क्या है? वहीं तो सब बखेड़ा है। अभी 10:30 बजे हैं। वो ठिया रात के 1 बजे तक खुलता है। जाकर देखता हूँ बखेड़ा आज ही किसी सिरे लगता है या नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। एक ही बार बैठकर तुम्हें सब कुछ तफसील से बताऊंगा। ठीक है। अपनी कार तक पहुंचने से पहले जीत सिंह ने भरपूर तसल्ली कर ली कि वो किसी की निगाह में नहीं था। फिर वो उस पर सवार हुआ रिवर रोड की ओर रवाना हो गया। अपनी ताज़ा तरीन हासिल गन उसने अपनी पीठ पीछे पतलून की बेल्ट में खुशी हुई थी। बेल्ट को उसकी जैकेट ढकी थी, इसलिए कतई नहीं जान पड़ता था कि पीठ पीछे बेल्ट में गन है। सारे रास्ते वो रियर व्यू मिरर में झांकता रहा, लेकिन उसे कोई अपने पीछे नहीं दिखाई दिया। वो आदर्श के सामने सड़क से पहली जगह पर ही अब उसने अपनी कार खड़ी की। उसने इग्निशन ऑफ किया और एक सिगरेट सुलगा ली। उस घड़ी सड़क पर मामूली आवाजाही थी। वो अपनी जगह से ही आदर्श की शीशे की विशाल खिड़की में से भीतर का नज़ारा कर सकता था। रेस्टोरेंट में भरपूर रौनक थी। सर्विस काउंटर के पीछे विष्णु कामले मौजूद था, लेकिन लारा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। कई क्षण खामोशी से सिगरेट के कश लगाते गुजरे। वो शांति पर हैरान था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो तूफान के आगमन की भूमिका थी। फिर एक बहुत ही गैर मामूली नज़ारा उसकी नज़र में आया। आदर्श की और वाले फुटपाथ पर टोनी पचेरो चला आ रहा था, पैदल, वैगनार के बिना। उसके साथ उसकी उम्र का और सूरत के वैसे ही मिजाज का लगने वाला एक व्यक्ति था, जो गोल गले की काली टी शर्ट के साथ नीली जीन्स और मैचिंग जैकेट पहने था। उसने देखते ही देखते दोनों ने आदर्श में प्रवेश किया। क्या माजरा था? क्या वारदात का जिम्मा इन दोनों को सौंपा गया था, या वो उस घड़ी मामूली ग्राहक थे? थोड़ी देर बाद उसे दूसरी बात ही ठीक जान पड़ी। रेस्टोरेंट में वो दोनों उसे एक टेबल पर बैठे दिखाई दिए, यानी इत्तेफाक से पेट पूजा के लिए आदर्श में आए थे। वो आश्वस्त नहीं हुआ। फिर उसने भीतर जाने का फैसला किया। वो कार से निकला। उसने सड़क पार की और मेन डोर ठेल कर रेस्टोरेंट के भीतर कदम रखा। अपनी निगाह को पैनी होती हुई उसने पूरे हॉल में फेरा। विष्णु कामले की मेन डोर की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। होने की कोई वजह भी नहीं थी। ग्राहक आते जाते ही रहते थे। लारा तब भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं वो थी भी या नहीं। और पचेरो और उसका साथी दोनों निर्विकार भाव से बतियाते हुए बर्गर खा रहे थे और पेप्सी चुसक रहे थे। उसकी पीठ पीछे 3-4 ग्राहक इकट्ठे भीतर दाखिल हुए। फिर वो हुआ जिसके होने की उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। एक फायर हुआ। विष्णु कामले के मुंह से घुटी हुई चीख निकली और वो पछाड़ खाकर सर्विस काउंटर के पीछे फर्श पर ढेर हुआ।
जीत सिंह के जिस्म को पीछे से धक्का लगा। वो लड़खड़ाया, संभला। वातावरण में सन्नाटा छा गया। गोली चली है, किसी के मुंह से निकला। प्रोपराइटर को लगी। अरे मेन डोर की ओर से चली। उस गॉगल्स और गोल्फ कैप वाले ने चलाई। पुलिस को फोन करो, कॉल द पुलिस। और कोई प्रोपराइटर को भी तो देखो, कहीं मर तो नहीं गया। जीत सिंह लपकता, लोगों को पीछे धकेलता सर्विस काउंटर पर पहुंचा और फिर उसके ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। विष्णु कामले का शरीर पीठ केवल असंभव सी मुद्रा में फर्श पर पड़ा था। उसकी छाती में बाईं तरफ गले से जरा नीचे गोली लगी थी, जहाँ से कि भल भल करके खून बह रहा था। जीत सिंह ने उसकी नब्ज टटोली। नब्ज मध्यम थी, लेकिन थी। जीत सिंह सीधा हुआ। सर्विस काउंटर पर एक फ़ोन पड़ा था। उसने उसका रिसीवर उठाया और 100 नंबर डायल किया। तत्काल उत्तर मिला। पुलिस को घटना की सूचना देकर उसने रिसीवर वापस रखा। तभी उसे लारा दिखाई दी। वो ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थी और उसका चेहरा राख की तरह सफ़ेद था। जाहिर था उसे ट्रेजेडी का एहसास हो चुका था। इस आदमी ने गोली चलाई है। कोई खंजर की तरह एक उंगली जीत सिंह की तरफ भौंकता हुआ बोला। ये मेन डोर पर था, वहीं से गोली चली थी। गन अभी भी इसके पास होगी, ये जाने ना पाए। वहीं खड़े रहने का मिस्टर, कोई दूसरा बोला। भागने की कोशिश करी तो साला टंगड़ी तोड़कर हाथ में दे देगा। तभी लारा की जीत सिंह से निगाह मिली और उसे एहसास हुआ कि लोगों के आक्रोश का निशाना जीत सिंह था। वो लपकती हुई करीब पहुंची। बाहर निकलो। जीत सिंह ने सर्विस काउंटर थामा और वापस हॉल में कदम रखा। क्यों? लारा के मुंह से करहा की तरह निकला। क्यों किया ऐसा? तब उसे एहसास हुआ कि वो लोगों की बकवास पर यकीन ला भी चुकी थी कि गोली उसने चलाई थी। उस घड़ी जीत सिंह की ये भी ट्रेजेडी थी कि गोली चलने से वारदात हुई थी और उसके पास गन थी। इन हालात में जिससे वो किनारा भी नहीं कर सकता था। कोशिश करता तो लोग पहले ही उसकी हड्डी बोटी एक कर देते। मैंने कुछ नहीं किया, कम से कम तुम यकीन करो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो किसने? इसने। टोनी पचेरो, जो टेबल से उठकर वहाँ पहुँच गया था, बुलंद आवाज में बोला। इसी ने क्या है? इसने गोली चलाई है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। वहाँ और भी लोग थे, पर यह सबसे आगे था। इसने गोली चलाई। हाथ में गन देखी? किसी ने पूछा। नहीं, पर इसी ने चलाई है। मेन डोर पर से गोली चली तो डेफिनेट इसने चलाई है। मैं साला बैट करता इस बात पर। शट अप साला हरामी, बदला उतारने पर लगा है। जीत सिंह गुस्से से बोला। विष्णु, लारा के मुंह से निकला। कैसे हैं आप? ये बुरी हालत में है, इनकी जान बाकी है। इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा, नहीं तो। उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। लारा सर्विस काउंटर की ओर बढ़ी। मत जाओ, हौलनाक नज़ारा है, नहीं देखा जाएगा। देखना तो पड़ेगा ना। तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ करना है तो अपने हस्बैंड को खबर करो। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे कोई भूली बात याद आ गई। उसने फ़ौरन फ़ोन निकाला, लेकिन तभी पुलिस आ गई। एक सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 2 सिपाही। सबसे पहले उन्होंने विष्णु कामले को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतज़ाम किया, जो कि समझदारी का काम था। फिर लोगों की हाल दुहाई के नतीजे के तौर पर उनकी तवज्जो जीत सिंह की तरफ गई। मैं सब इंस्पेक्टर मानक राव मेदे। तुम कौन? बद्रीनाथ। जीत सिंह अदब से बोला। लोकल? नहीं, टूरिस्ट। किधर ठहरा? होटल डैफोडिल। कब से? कल सुबह से। किधर से आया? मुंबई। यहाँ कैसे? कस्टमर? नहीं, फैमिली फ्रेंड। लारा बोली। सब इंस्पेक्टर सक पकाया। ऐसा? हाँ। जिसको गोली लगी उसको भी जानता? हाँ। इधर का प्रोपराइटर विष्णु कामले। अच्छा, और तुम? ये मेरे जेठ हैं, मैं लारा कामले। गोली इसने चलाई? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता। सब इंस्पेक्टर जीत सिंह की तरफ घूमा। उसने उससे दरियाफ्त की कि गोली उसने चलाई है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जीत सिंह ने मना किया। मैंने गोली नहीं चलाई। उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के आदेश आने का पालन के अलावा जीत सिंह के पास कोई चारा नहीं था। उसका दिल डूबने लगा। इस काम को खुद सब इंस्पेक्टर ने अपने हाथ में लिया। 10 सेकंड में उसकी जैकेट की दाईं जेब से एक पिस्तौल बरामद हुई। जीत सिंह भौचक्का सा पिस्तौल को देखने लगा। गनीमत हुई कि नादान सब इंस्पेक्टर ने वहीं तलाशी का समापन कर दिया। रुमाल में लपेट कर उसने पिस्तौल को उलट पलट कर देखा। उसकी नाल को नाक के पास ले जाकर सूंघा। मैगजीन निकाल कर भीतर मौजूद गोलियां गिनी। एक ही गोली चली।
इसी पिस्टल से चली जो कि तुम्हारे पास से बरामद हुई। मेरे को इसकी अपने पास मौजूदगी की कोई खबर नहीं। तो ये तुम्हारे पास किस लिए? किसी ने मेरी जेब में डाली है साहब, प्लान की है। कोई मेरे पीछे था, उसने मेरी ओर से गोली चलाई और फिर गन मेरी जैकेट में डाल दी। अच्छा, और तुम्हें खबर नहीं हुई? बड़े भोले हो। इस पिस्तौल पर नंबर नहीं है, रेती से घिसकर मिटा दिया गया है। इसका मतलब समझते हो? नहीं। इसका मतलब है कि एक गैर कानूनी हथियार है जिसकी मिल्कियत को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे हथियार का किसी भले आदमी के पास क्या काम? सर, शूटर किधर का भला आदमी होगा? तुम ही शूटर हो। नहीं साहब, शूटर कोई और था। उसने गोली चलाने के बाद गन मेरी जेब में सरका दी। और तुम्हें खबर नहीं लगी? हाँ साहब, यही हुआ है। कोई तुम्हारे पीछे था जिसने कि असल में गोली चलाई थी। जाहिर है। इसके पीछे एक सिख था, मैंने देखा था। कोई बोला। मैंने भी देखा था। टोनी पेचेरो बोला। हाँ, एक सिख था इसके पीछे, लेकिन गोली इसी ने चलाई। अब तो इसके पास से गन भी बरामद हो गई। अब शक की कहाँ गुंजाइश? अगर गन मैंने हैंडल की थी तो इसकी मूठ पर मेरी उंगलियों के निशान होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर ने इस बात पर विचार किया। मेरे को फिंगरप्रिंट स्टडी की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं बराबर जान सकता हूँ कि गन पर फिंगरप्रिंट्स हैं या नहीं। देखता हूँ। उसने वर्दी में से एक आतिशी शीशा बरामद किया और उसकी मदद से गन का मुआयना करा। इस पर फिंगरप्रिंट्स हैं ही नहीं। इसी ने मिटाए होंगे, पहुंच दिए होंगे। सबूत नक्की क्या होगा? टोनी पेचेरो पुरजर लहजे से बोला। अरे इडियट, जीत सिंह कलप का बोला। फिंगरप्रिंट्स नक्की करने की जगह मैंने गन को ही नक्की क्यों नहीं किया? चलाने के बाद इसे मैंने जेब में क्यों रखा? फेंक क्यों नहीं दिया? जो बोलना है साहब को बोल, मुझे मत बोल। साहब भी सुन रहे हैं बराबर। ऐसा ही साहब, हालात बोल रहे हैं। मुझे सेट किया गया है। गोली किसी दूसरे ने चलाकर मेरी जेब में गन डाल दी। तुम्हारी जेब में ही क्यों डाली? इत्तफाकन मैं उसके आगे था, उसकी ओट में था। वो मेरी ओट में था। कौन? जो मेरे पीछे था। यानी तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। तुम्हारे पास से हाल में एक गोली चली गन बरामद हुई है। आप तो साहब वहीं पहुँच गए। सब इंस्पेक्टर धूत भाव से मुस्कुराया। जीत सिंह ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। ये बड़ी वारदात है। अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो जो बोला उनके सामने फिर बोलना। मेरे को वांदा नहीं, लेकिन तब तक मैं कहीं बैठ सकता हूँ? इधर क्या है? इधर मेरे खिलाफ बोलने वाले हैं जो ये कोरस गाना नहीं छोड़ने वाले कि गोली मैंने चलाई है। गोली चली, गन मेरी जेब में बरामद हुई। तो क्या गलत कहेंगे? ऐसा ही साहब, आप तो किधर बैठना चाहते हो? जीत सिंह ने लारा की तरफ देखा। हाँ, ऑफिस ठीक रहेगा, मैं लेकर चलती हूँ। मेरे को मंजूर है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। जिम्मेदारी? हाँ, कहीं चला ना जाए। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हाँ सही, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जाओ। वो दोनों ऑफिस में पहुंचे। जीत सिंह ने ऑफिस का दरवाज़ा भीतर से बंद किया। क्या कर रहे हो? वो पुलिस वाला एतराज़ करेगा। अभी मेरी एक प्रॉब्लम है। जीत सिंह ने हाथ पीठ पीछे किया और पतलून की बेल्ट में घुसी रिवॉल्वर निकाली। लारा की आंखें फैल गईं। एक और? तुम आदमी हो क्या हो? जीत सिंह खिसियाकर मुस्कुराया। अगर सब इंस्पेक्टर को पता चल जाता। शुक्र है नहीं चला। उसने जैकेट की जेब से गन बरामद की और तलाशी को ख़त्म मान लिया। आगे बढ़ता तो प्रॉब्लम होती। मौजूदा हालात में ये गन मेरे पास नहीं होनी चाहिए। उसका इंस्पेक्टर आ रहा है, तब ये गन अभी भी मेरे पास से बरामद हो सकती है। तुम इसे कहीं छुपा दो। मैं? वो कुछ क्षण ठिठकी खड़ी रही। फिर एक स्टूल उसने ऑफिस टेबल के करीब किया। वो पहले स्टूल पर और फिर टेबल पर चढ़ गई। ऊपर छत के करीब शेल्फों की लंबी कतार थी। उसने एक शेल्फ को खोला और भीतर से स्टेशनरी के कुछ डब्बे बरामद किए। उसने डब्बे जीत सिंह को थमाए और उससे गन ले ली। उसने गन को शेल्फ के भीतर रखा और डब्बों को वापस यथास्थान लगाकर शेल्फ को बंद कर दिया। अब गन उस शेल्फ में स्टेशनरी के पीछे छुपी हुई थी। वो मेज़ पर से उतरी, स्टूल को परे सरकाया, कुर्सी पर बैठ गई। दरवाज़ा, वो बोली। सहमति में सर हिलाता जीत सिंह दरवाजे पर पहुंचा। उसने हैंडल घुमाकर उसकी लॉकिंग हटा दी, लेकिन दरवाजे को भिड़का रहने दिया और वापस आकर लारा के बाजू में कुर्सी पर बैठ गया। लारा मोबाइल पर व्यस्त थी। जीत सिंह ने सिगरेट सुलगा लिया। आखिर लारा ने फ़ोन से फारिग हुई और उसे बताया कि हेमंत को फ़ोन किया था। अभी वो अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में है, सीरियस है, ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। उसके बाद पता चलेगा कि
बचेंगे या नहीं। सब ठीक हो जाएगा। मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए था तो चली जाओ, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो सब इंस्पेक्टर जाने नहीं देगा। जो हुआ वो क्यों हुआ? जाहिर है ब्रैगेंजा ने कराया, उसके किराए के गुंडों ने किया। लेकिन निशाना विष्णु जी क्यों? जीत सिंह को क्षण खामोश रहा। उसने सिगरेट का लंबा कश लगाया। मेरे को लगता है हमलावर को मुगालता लगा। दोनों भाई देखने में एक जैसे लगते हैं। उसने विष्णु जी को हेमंत समझा। कमाल है, लेकिन वो था कौन? ब्रैगेंजा का हिटमैन मेरे पीछे था। उसने फायर किया और गन मेरी जेब में सरका दी। तुम्हें क्यों फंसाना चाहता है? मेरे ख्याल से नहीं। वो मुझे जानता पर भी ना हो। मैं उसके आगे था इसलिए गन मेरे पर प्लान कर दी। कोई दूसरा होता तो उस पर प्लान कर देता। लेकिन लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारे पीछे एक सिख था। तो वो ब्रैगेंजा का हिटमैन कैसे हो सकता है? सिख? ओह, वो नकली था। सिख का बहुरूप धारण करना आसान होता है। दाढ़ी मूछ लगाई, सर पर पगड़ी रखी और हो गया काम। सब हटाया और सिख गायब। ओह, कोई बड़ी बात नहीं कि हिटमैन अभी भी बाहर भीड़ में ही हो, तमाशा देखता हो कि मैं फंसा कि नहीं। किस लिए? बिग बॉस को, लॉरेंस ब्रैगेंजा को फुल एंड फाइनल रिपोर्ट करने के लिए। तुम कहते हो कि हिटमैन ने विष्णु जी को हेमंत समझ लिया था, लेकिन हेमंत को रात की इस घड़ी इधर नहीं होता। बोले तो अमूमन मैं ही होती हूँ। अब हिटमैन को क्या मालूम। ये बात तो आम है कि हेमंत का आना जाना रहता है। आखिर मालिक का भाई है, तो हिटमैन की निगाह में वो डे टाइम में इधर हो सकता है तो रात में क्यों नहीं हो सकता? लाड़ा ने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया और तभी दरवाज़ा खुला। दोनों ने दरवाजे की ओर देखा।